हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो काफ़ी दिनों बाद किसी बड़ी वीडियो के साथ हम लोग मिल रहे हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो बात करने वाले वीकली करंट अफेयर्स को लेकर। ओके। और अपना जो पढ़ने का तरीका जो होगा वो होगा कि हम लोग बात करेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। हालांकि प्री के लिए भी चीज़ें होंगी इसमें। ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू सब कवर होगा। लास्ट में जो ये मिसलेनियस टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कुछ इंडेक्सेस वगैरह आ गए या फिर कुछ वैसी चीज़ें, कोई एनिमल्स वगैरह, कोई रिलेटेड चर्चा में रहा हुआ व्यक्ति, कोई इंसान। ओके, कोई लोकेशन, प्लेस। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम मिसलेनियस टॉपिक में बात करेंगे। ओके। और जो हमारी पीडीएफ होगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी। ओके। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ओके। हेमंत जाखड़ के नाम से है। ओके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो यहाँ से आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। ओके। तो बन सकते हैं आप पीडीएफ कलेक्टर। ओके। आपको कुछ नहीं करना है, आराम से आके क्लास में बैठो, सुनो ध्यान से। ओके। क्लास में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम। चलिए बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो ये है क्या? तो अभी अभी आप लोगों ने काफ़ी टाइम तक चर्चा में सुना रहा होगा कि भैया सिक्किम में फ्लड वगैरह आ गई है, बाढ़ जैसी कंडीशंस वहाँ पर बन रही है, जान माल का नुकसान हो गया और लोग वगैरह मारे गए हैं। ओके। तो मेन चीज़ इसमें है क्या, जो इस चीज़ का क्रक्स क्या है इसमें, एक तो हमें बात करनी है कि रीजन्स क्या है उसकी। ठीक है। दूसरा है इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। ओके। एंड थर्ड, लोकेशन। ओके। आप लोगों ने पढ़ा हो इससे पहले, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, इमेज, ये अपने आप में एक मेंस है, मेंस का टॉपिक है, मतलब पूरा मेंस कवर कर रहा है। ओके। ये सिंगल इमेज। बट मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरी इमेज। ओके। यहाँ देखिए, बात करते हैं यहाँ पर, ये जो है ये है लोहनक लेक। कहाँ पर है? सिक्किम में है। एक है चंगथंग डैम, कहाँ पर है? सिक्किम में है। और कौन सा डैम है? हाइड्रो पावर। ओके। अब यहाँ पर जो ग्लेशियर है, लोहनक ग्लेशियर, ये बॉर्डर शेयर करता है किससे? नेपाल से। क्वेश्चन में आपको गुमराह कर सकता है कि ये भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो भूटान इधर है, इधर नहीं जाना है। ओके। तो नेपाल के साथ है इसका बॉर्डर। तो यहाँ से जो ग्लेशियर पिघला, जो लेक बनी, ग्लेशियर पिघलने से जो पानी इकट्ठा हुआ वहां पर लेक बनी। इस लेक के अंदर एक्सेस अमाउंट में बारिश हुई। ओके। बारिश हुई तो लेक का जो लेवल है वो अप हुआ और वहां से पानी निकलकर एक रिवर का रूप ले लिया। अब जो रिवर है, जो लहुनक रिवर है, ये चलते चलते किसमें मिली? ये मिल गई तिस्ता रिवर में, जो यहाँ से निकल रही है, बह रही है। अब आप खुद बताओ कि एक ऑलरेडी ये पूरा भरा पड़ा है, इसमें अलग एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर जब डाला जाएगा तो वो पानी है जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो बाहर जाएगा, नहीं जाएगा? तो जो तिस्ता रिवर में ये लहुनक रिवर ऐड हो गई तो पानी हो गया ज़्यादा, तो भैया आ गई बाढ़। और यहीं पर ये रहा डैम जो बनाया हुआ है, चुंगथंग डैम। तो इसको क्या कर दिया? वास्ट अवे कर दिया, इसको बहा दिया भाई। ठीक है। लेकिन और यहाँ पर नीचे बहते बहते यहाँ पर जो लोग थे उनको नुकसान हुआ। ओके। आर्मी वाले कैंप है, उनको, आर्मी पर्सनल है, मिसिंग हो गए कई जने। ठीक है। तो ये हो गया एक, मैंने लोकेशन आपको बता दी। ओके। तो अब मैन डिस्कस करते हैं कि भैया ये रीजंस क्या हुआ इसके पीछे। तो रीजंस हैं कि कुछ हमारे जो एक्सपर्ट है वो रीजन बताते हैं। देखो ये चीजें, ये यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये वही है जो मैंने बताया था कि लेक है, जो ग्लेशियर लेक है, लहुनक लेक, उसमें एक्सेस अमाउंट में ये बारिश हो रही है। ठीक है। पानी है, रेनफॉल, जिसकी वजह से यहाँ का जो लेवल है वो अप हो गया है और बाहर निकलकर लहुनक रिवर बन गई है। ठीक है। अब बात करते हैं कि सडन बर्स्ट ऑफ वाटर रिजल्ट इन फ्लैश फ्लडिंग इन द रिवर, दीज कैन बी ट्रिगर्ड बाई। अब इसे जो हेल्प की है, ये जो फ्लड आई, इसे हेल्प भी तो की होगी किसी ने। अब हेल्प किस वजह से मिली है? हेल्प मिली है इसे एक तो हैवी रेनफॉल से इन द लेक बेड। एक तो ये फीचर ये हो गया जिसकी वजह से ट्रिगर मिला, इसे बढ़ावा मिला है। एक तो हो गया हैवी रेनफॉल, दूसरा है लैंडस्लाइड्स इनटू द लेक। अब आप खुद बताओ कि अगर लैंडस्लाइड हो रही है तो भैया यहाँ पर अगर जो ये इरोजन पैटर्न है, जो मतलब जो यहाँ से बर्फ वगैरह खिसक खिसक के आ रही है लैंडस्लाइड से, तो वो घर्षण कर रही है।
ओके, तो कुछ ना कुछ जो चट्टान के पार्ट हैं, मलबे वगैरह, या पर धूल, छोटे छोटे पत्थर्स वगैरह, वो भी तो आएंगे। अब वो क्या करेंगे, वो पानी के बेड में, वो तल में, रिवर बेड में इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे हो जाएंगे तो वो उसका लेवल अप हो जाएगा पानी का। ओके, आपने कुएं वाली स्टोरी सुनी होगी, कुआं पानी पीने लगता है। आजकल तो ये चल रहा है कंकड़ डाल के ऊपर पानी निकाल लेता है, चलो आ गया। तो वही सीन ये है, जैसे ही इसमें नीचे वो सारी चीजें बैठेंगे, जिसे हम सिल्टेशन बोलते हैं। ओके, मिट्टी वगैरह बैठ जाना, जिससे जो पानी का लेवल है वो अप हो जाता है। ओके, तो दो फीचर हो गए। तीसरा है रैपिड ग्लेशियर मेल्टिंग। अब एक चीज ये है कि भैया ले, लेक जो बनी है वो कैसे बनी, ग्लेशियर पिघलने से बनी है। अब ये जो ग्लेशियर कंटिन्यूस पिघल रहा है भाई, तो पानी का जो सोर्स है वो कंटिन्यूस आ ही रहा है, ग्लेशियर से भी आ गया, रेनफॉल से आ गया, फिर एक्सेस में वहां सिल्टेशन हो गई नीचे बेड में, ये रेत वगैरह, कंकड़ पत्थर ये सब जम गए, उसकी वजह से लेवल अप हो गया। तो तीन फीचर तो ये हो गई। चौथा है स्नो एंड आइस एवलांचेस। ये वही है, स्नो वगैरह, फ्रेश स्नो आ रही है, तो फ्रेश स्नो बहती बहती अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पिघल रही है, पानी यहीं पर बन रहा है। ओके, ये तो इसको ट्रिगर कर रहे हैं, जो उसको हेल्प कर रहे हैं कि बस टेंशन मत लो, बहा दो सब, पानी हम देंगे, सोर्स हम है। ठीक है, तो ये तो ट्रिगर कर रहे हैं इसे। अब कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे बताते हैं कि भैया कि क्या कारण हुआ जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया है भाई, बाढ़ आ गई, हमारे खुद आर्मी के जवान हैं वो लापता हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, वो कुछ थ्योरीज देते हैं कि भैया इसके पीछे तीन थ्योरी हैं जो काम करती हैं। थ्योरी फर्स्ट की बात करूं तो वही कॉज्ड बाई रेन, आपको बता दिया, पहले एक्सप्लेन कर दिया, हैवी बारिश हो रही है तो भाई लेवल तो अप होगा ही। दूसरी थ्योरी बात कर रही है लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस की, बताया आपको, लैंडस्लाइड्स की वजह से धूलकण वगैरह, रेत माटी, ये सिल्टेशन वगैरह होता है जो यहाँ पर। ओके, फ्रेश स्नो भी आ रही है, तो ये चीजें हो गई दूसरी थ्योरी। थर्ड थ्योरी है रोल ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भैया भूकंप वगैरह जैसी चीजें आ रही हैं तो वो घर्षण होगा, बर्फ वगैरह पिघल के नीचे आ गई। ओके, तो ये तीन थ्योरी हैं जो इसके पीछे काम करता है। तो हमने जो इसे हेल्प कर रहा है कि भाई पानी ले लो गाइज, बस बहा दो, पानी की कमी हम पूरी कर देंगे, ले लो जितना चाहिए। तो ये इसके पीछे हो गए चार फीचर जो आपको बताया। और अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी आपने पढ़ ली है, तीन थ्योरी है। ओके, तो ये तो थ्योरी हो गई। अब बात करते हैं, अब ये तो हमने देख लिया, अब भाई मैनेजमेंट कैसे होगा। और हमने ये तो बता दिया कि भाई लोकेशन किधर है, इसके रीजन्स क्या हैं जिसने इसे ट्रिगर किया है, और थ्योरीज बता दी, तीन थ्योरी हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि जो चीजें हो रही हैं क्या उन्हें रोका नहीं जा सकता, क्या उनका मैनेजमेंट नहीं किया सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज आती है पीपल अवेयरनेस, कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाओ भाई। कि ये जैसे भी कुछ चीजें दिखें, जब आपको दिखे कि भाई ऐसा हो सकता है तो वो उस जगह का छोड़ दें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग छोड़ नहीं पाते ना, तो उन्हें वहां से निकालो जितनी जल्दी हो सके, लोगों के बीच जागरूकता फैलाओ। दूसरा है कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, वहां पर वेदर स्टेशन जो हमें वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बताएं कि ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, 36 आवर्स में, 48 आवर्स में, तो जिससे कि हमें तैयारी मिल सके वहां से लोगों को निकालने में। ओके, तीसरा इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। चौथा है नेचुरल रिजर्वोयर, भाई पॉन्ड, मतलब यहाँ का रिवर बह रही है तो आसपास वगैरह ऐसे पॉन्ड वगैरह, लेक, ऐसी चीजें बना सकते हैं जो एक बफर के रूप में काम करेंगे। फॉर सपोज कि इस रिवर में एक्सेस अमाउंट में वाटर है। ओके, तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ कैनल वगैरह बना के यहाँ पर वाटर को सप्लाई कर सकते हैं, इधर सप्लाई कर दो, इधर सप्लाई कर दो, लाइक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे मेन है जोनेशन मैपिंग, मतलब वहां के नक्शे बनाना कि कौन सा क्षेत्र कितना किसी चीज को लेकर कितना वल्नरेबल है। तो यहाँ जो एरिया है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है या जितने भी हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी चेक करो। ओके, जोनेशन मैपिंग करो, पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, सुभेद्य हैं उस चीज को लेकर, क्योंकि बाढ़ को लेकर, भूकंप को लेकर, ओके, सूखे को लेकर, तो इनकी जोनेशन मैपिंग। बट यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्लड को लेकर, तो फ्लड जोनेशन मैपिंग करो, फ्लड वल्नरेबिलिटी चेक करो। ओके, तो यहाँ पर हमारे टॉपिक खत्म होता है, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट है अपना प्लास्टिक पॉल्यूशन। देखो, प्लास्टिक के बारे में
सब जानते हैं भाई, हमारे मतलब शुरू से लेकर मतलब छोटी छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज ज्यादातर प्लास्टिक से ही है। मतलब हमारे एवरीडे लाइफ में हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। चाहे हम कुछ भी लेकर आए, हमको चाहिए दूध, दूध की थैली लेकर आ रहे हैं तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, पानी की बोतल प्लास्टिक, कैप्स प्लास्टिक, फुटवियर्स प्लास्टिक, तो सारी चीज जो हम यूज करें ऑलमोस्ट प्लास्टिक ही है। ओके, तो अब देखो एक बात करते हैं हम पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन क्या है कि कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो जाते हैं, जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पॉल्यूशन। बट पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट होते हैं जो वो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, तो इस चीज को लेकर बात करते हैं कि भैया पॉल्यूटेंट्स को कैटेगराइज किया गया एक माइक्रो पॉल्यूटेंट, मैक्रो और मेगा। आप खुद देखो साइज के बेस पर हमने अगर डिवाइड कर रहे हैं तो भैया मैक्रो और मेगा, ये तो आपको खुद ही लिख रहा है कि भाई साइज में बड़े ही होंगे, माइक्रो छोटा है। ओके, तो मेगा एंड मैक्रो प्लास्टिक आर फाउंड इन पैकेजिंग। पैकेजिंग वगैरह आप खुद देख लो भैया, दूध की पैकेजिंग, फलानी पैकेजिंग, ये पैकेजिंग, तो बस पैकेजिंग ही पैकेजिंग। फुटवियर हो गया, अदर डोमेस्टिक आइटम्स हो गए। अब बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स हैं। ओके, कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। ऑलरेडी ये माइक्रो बीड्स जो है ना, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। ओके, मतलब किससे बना हुआ है और साइज वगैरह को लेकर इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो हम बात करते हैं माइक्रो डेब्रिस की। ये है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब आपने पढ़ा होगा पॉल्यूशन वाले चैप्टर में एनवायरमेंट में कि पोल्यूटेंट दो तरह के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट रिलीज कर दिए जाते हैं एनवायरमेंट के अंदर। ओके, सेकेंडरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ रिएक्शन करते हैं और तब वो वातावरण में जाते हैं। अब अगर मैं इनके नुकसान की बात करूँ तो सबसे ज्यादा हमारे लिए जो घातक है वो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ओके, साइज की बात करें तो 2 mm से 5 mm साइज, ऑल्सो नाउन एज नडल्स। नडल्स बोलते हैं इन्हें। रिसाइकिल किया जाता है ताकि हम नया प्लास्टिक बना सकें, अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकें इन्हें। और ये आते कहाँ से? क्लीनिंग, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए या रेपर्डर्स जैसे रबर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैक्रोडेब्रिस। मैक्रोडेब्रिस की बात करूं तो साइज की अगर बात करें 20 mm इन साइज, फाउंड इन ज्यादातर ओशन वाटर्स में पाए जाते हैं। और ये रिसाइकलेबल तो है पर हम इन्हें रिसाइकल करने के लिए कलेक्ट नहीं करते। ओके, हम इसे कलेक्ट नहीं करते हैं भैया। तो माइक्रोडेब्रिस और मैक्रोडेब्रिस में एक डिफरेंट पता चल गया होगा। वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, साइज उसका छोटा है, 2 mm से 5 mm साइज। मैक्रोडेब्रिस 20 mm इन साइज, और उन्हें नडल्स भी बोलते हैं। रिसाइकलेबल किया जाता है मैक्रोडेब्रिस को नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। बट मैक्रोडेब्रिस को रिसाइकल कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में किस तरह से फंसा सकता है वो आपको एग्जामिनर, कि मैक्रोडेब्रिस को भी रिसाइकल करके कलेक्ट किया जाता है नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। बट आपको पता होना चाहिए कि रिसाइकल कर सकते हैं पर उसमें कलेक्ट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? माइक्रो डेब्रिस की। ओके, इसमें क्या है? ये सॉलिड प्लास्टिक है, ग्रेटर देन 0.1 माइक्रोन मीटर और लेस देन इक्वल टू 5 mm साइज, ठीक है। और मेड किस किस से बना होता है? पॉलिस्टाइलिन, पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन। ओके, इनसे बना होता सॉलिड प्लास्टिक है। एक फिश है जिसे हम पर्च बोलते हैं, पर्च, फ्रेश वाटर फिश। अब खुद देखो कि भैया अब माइक्रो बीड्स हैं, अगर फ्रेश वाटर के अंदर डाल दिए जाए तो पॉल्यूशन फैलाएंगे। अब जो ये पर्च है, जो फ्रेश वाटर फिश है, अब ये रहेगी कहाँ पर? जब फ्रेश वाटर फिश है तो ताजे पानी में ही रहेगी। अब ये सबसे ज्यादा नुकसान किससे हो रहा है? इसे माइक्रोबीट से नुकसान हो रहा है भाई, से अफेक्टेड बाई माइक्रोबीट्स। ओके, बात करते हैं कंट्री जो पॉल्यूटिंग द ओशन मोस्ट, सबसे ज्यादा ओशियंस में जो पॉल्यूशन फैलाती है, मतलब इसे फेंकती है, मतलब पॉल्यूशन सबसे ज्यादा ओशियंस को होता है। कौन कौन सी कंट्रीज करती हैं? चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। ओके, अब हमने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स देखे, पॉल्यूटेंट्स के बारे में देखे, प्लास्टिक व्लास्टिक। ओके, अब मैं बात करते हैं मुद्दे की कि भैया अच्छा एक चीज ये भी है कि अब जब प्लास्टिक आ रही है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा तो भाई कि प्लास्टिक जो है वो कब इजाद हुई, कि कब पहली बार बनी है प्लास्टिक। और अगर प्लास्टिक जब बनी थी उससे पहले क्या यूज करते थे? तो उससे पहले प्लास्टिक की एज शुरू होने से पहले, प्लास्टिक बनने से पहले हमारे जो ग्रैंड फादर थे, कॉटन के कपड़े वो हो गए, थैले वगैरह जो आजकल हम प्रमोट कर रहे हैं। ओके, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, और खुद अपने घर से हाथ से बना हुआ थैला लेकर जाओ,
ओके, ये पॉलिथीन वगैरह देते हैं, इसमें सामान नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करते थे। बट जो एज थी प्लास्टिक वो स्टार्ट हुई है कब, 1907 में, 1907। और ये स्टार्ट तो हो गई, और इसे किया किसने था, एक है बेल्जियन साइंटिस्ट लियो बैकेलैंड, उन्होंने इजाद किया था इन्हें फर्स्ट प्लास्टिक। और किस किस से, फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल से बनाया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। ओके, क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से और फिनोल से क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। ओके, टुडे ये देखो, ये वही चीज है जो मैंने बताई थी कि हर चीज प्लास्टिक बनी हुई है। इवन चंद्रयान में भी हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो हम प्लास्टिक का यूज करके बनाए हैं, ग्लास में प्लास्टिक में भी हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो देखो जो प्री से रिलेटेड है, जो हम बता सकते हैं वो ये है कि भैया प्लास्टिक जो पहली बार बनी थी वो किस किस से बनाई थी, फॉर्मल्डिहाइड फिनोल, उसके मिक्सचर को क्या बोला गया, बेकेलाइट। तो बनाने के बाद जो उसे प्रोडक्ट नाम दिया वो दिया गया बेकेलाइट। ओके, अब देखो ये चीज जब इतना फैल रही है भैया, यहाँ से यहाँ जा रही है, इधर से उधर भग रही है, हमारे डेली लाइफ यूजेस में भी आ रही है, तो क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो हाँ भैया, अब कोई चीज है तो उसको नुकसान भी है। अब नुकसान ये है कि भैया एक यूनिप है, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, एक यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वो बताती है कि एवरी डे 2000 गार्बेज ट्रक्स जो है ना, इक्वल इसके इक्वल जो प्लास्टिक है वो डंप कर दी जाती है वर्ल्ड के ओशियंस में, लेक्स में, रिवर्स में, पूरे संसार की बात कर रहे हैं। ओके, 2000 गार्बेज ट्रक्स के बराबर प्लास्टिक एवरी ईयर, हर साल 19 से 23 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लीक्स इनटू एक्वेटिक इकोसिस्टम। मतलब पानी वगैरह कहीं भी लीक हो, ओके, रिवर हो, कोई ओशियन, उसके अंदर डाल देते हैं हम 19 से 23 मिलियन मेट्रिक, 23 मिलियन टन प्लास्टिक। ओके, तीसरा है कि ये एल्टर करता है हैबिटेट को, हैबिटेट्स को खराब करता है, नेचुरल जो प्रोसेस है, लाइक जो कीट्स वगैरह होते हैं, फिशेस वगैरह हो गई, आपने भी पीछे बढ़ाया कि पर्च है उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब खुद बताओ कि पर्च वगैरह हो गई, जो फिश वगैरह है, ये अगर प्लास्टिक हम उसमें डालेंगे ओशियंस में, तो कहीं ना कहीं उनके जाएगी ना शरीर में, तो शरीर में जाएगी तो उनके जो लार्वा वगैरह है, जो बच्चे वगैरह, मतलब बच्चे वगैरह होते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान उनको भी है। तो नेचुरल प्रोसेस जो है उनको नुकसान है। ओके, इकोसिस्टम को नुकसान है सबसे ज्यादा, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। और सबसे ज्यादा नुकसान तो ये है कि क्लाइमेट चेंज फर्क डाली, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है, डायरेक्ट अफेक्ट करती है ये मिलियंस ऑफ पीपल्स के लाइवलीहुड, उनके जीवन को खराब कर रही है भाई, उनको नुकसान पहुंचा रही है। फूड प्रोडक्शन, ठीक है, फूड की प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर रही है। नेक्स्ट है कि इट अफेक्ट्स ग्लोबल टेम्परेचर, इसको बढ़ावा दे रही है। अब उसे, अब इसके जो कॉस्ट है भैया, इसको रोकने के लिए जो देशों ने जो कदम उठाए हैं, जो खर्चा जो हो रहा है ना, वो 300 बिलियन डॉलर पर ईयर खर्चा हो रहा है भाई। ओके, ये सारी चीजें हिंदी में भी लिखी हुई हैं, वही सब चीजें हैं, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में वही है, हिंदी में वही है। ओके, अब हमने चैलेंज देख लिया भाई, क्या अब इसके, क्या इससे निपटने का कोई तरीका नहीं है, वे फॉरवर्ड में क्या यूज कर सकते हैं भाई। पहला तो ये है कि रिसाइकल प्लास्टिक, अगर हम रिसाइकिल कर रहे हैं ना प्लास्टिक का, तो एक मेथड है प्रोडक्शन करने का, वाइट रिसोर्स ऑफ लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। तो हम कई तरह के गैसियस और लिक्विड फ्यूल्स बनाते हैं इसका। जब हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं ना, रिसाइकिल करने के बाद हम कई तरह के लिक्विड हो गया या गैसियस फ्यूल्स, ईथन्स वगैरह बनाते हैं। तो एक तरह की और प्रोसेस है, एक थर्मल प्रोसेस और एक होगी कैटालाइटिक डिग्रेडेशन। ये प्रोसेस है या गैसिफिकेशन हो गया, ये अलग तरह से अल्टरनेटिव मेथड्स हैं भाई, विकल्प है हमारे पास कि जब हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करें इन प्रोसेस के थ्रू, तो जो वेस्ट है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, उससे जो फ्यूल ईंधन प्रोड्यूस किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी वैसी ही होंगी जैसी हमारे कमर्शियल फ्यूल की होती है। जो व्यावसायिक ईंधन जो हम यूज करते हैं, ओके, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वैसी प्रॉपर्टी इसकी होगी, अगर हम थर्मल कैटालाइजेशन या गैसिफिकेशन जैसी तकनीक का हम यूज करें, मेथड्स का यूज करें। ओके, इसका फायदा ये होगा कि भैया जो हम कमर्शियल फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, तो ये सारी चीजें हम इंपोर्ट को हम कम कर सकते हैं। ओके, जो शॉर्टेज हमारे यहाँ आ रही है कमर्शियल फ्यूल की, उसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। जो प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम, प्लास्टिक भाई ढेर लगे पड़े हैं इधर उधर, कहीं देख लो, मरीन ड्राइव पर जा रहे हैं, बंदे लोग जा रहे हैं भाई, नई नई शादी हुई है, चलो मरीन ड्राइव पर चलते हैं, वहां पर मरीन ड्राइव कम, प्लास्टिक ज्यादा दिख रही है, किसका फोटो खींचा है, ओहो प्लास्टिक आ रही है पीछे, तो पानी तो कहीं दिख ही नहीं रहा। ओके, तो ये सारी चीजें इनको हम कम कर सकते हैं। दूसरा है रीयूज प्लास्टिक बोतल्स एंड बैग्स, जितना ज्यादा हो सके इन चीजों को यूज करना है भैया।
बार बार यूज करो, रीयूज करो। ओके, और यूज मोर एंड मोर ग्लास एंड स्टील प्रोडक्ट, ग्लास और स्टील प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा यूज करना भाई। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की। उससे पहले ये क्वेश्चन है प्री रिलेटेड, ओके, इसको करना है। और मेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन और डाला हुआ है कि भैया आज हम प्लास्टिक के युग में जी रहे हैं, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आ रही है। हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए जो हम स्टेप उठा रहे हैं, तो उन स्टेप्स को एक कम करता है और अचीव पेरिस क्लाइमेट गोल्स, जो हमने अचीव करने के लिए जो पेरिस क्लाइमेट गोल है, उन्हें अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज के जो चैलेंज है प्लास्टिक को और इसे कैसे हम कम कर सकते हैं, उसके बारे में बताना है। ओके, आंसर कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है प्रेस फ्रीडम। अच्छा, हम लोग बात करते हैं, अगर हम अपने डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो भैया हम डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर के रूप में हम प्रेस को मानते हैं। जो हमारी मीडिया है उसे बोलते हैं भैया ये फोर्थ पिलर है हमारा। ओके, अब एक चीज है, एक केस है बड़ा ही फेमस, एडीएम जबलपुर वर्ष शिवकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर वर्ष शिवकांत शुक्ला केस है। ओके, तो ये केस क्या है? केस ये है भैया कि एडीएम जबलपुर वर्ष शिवकांत शुक्ला केस में, इस जो केस को सबसे ब्लैक डिसीजन माना जाता है जुडिशरी का। कब के केस है? 1975 का। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि 1975 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की सरकार थी, ओके, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उनका जो इलेक्शन जो हुआ था ना, उसे चैलेंज किया गया था कि भाई इन्होंने जो इलेक्शन जीता है ना, वो फर्जीवाड़े से जीता है। अब जो इनके इलेक्शन चैलेंज किया गया, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने लगा दी इमरजेंसी। अब जब इमरजेंसी लगा दी, तो इनके जो अपोजिशन वाले बंदे थे, अपोजिट पार्टी के बंदे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया बिना किसी वारंट के, बिना किसी एसेंट के। ओके, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। ओके, तो जब कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो उस वक्त कोर्ट ने इमरजेंसी के टाइम में, अच्छा, दो फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े होंगे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। जब भी इमरजेंसी आपातकाल लगता है, तो ये जो दो आर्टिकल हैं, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते। ओके, ये आपने पता होगा। तो उस केस में क्या हुआ था कि जब उन्होंने इन राइट्स की बात कही कि भैया ऐसा कि हमें बताओ तो सही किस बात के ऊपर कैसे, तो कोई बिना किसी वारंट के, बिना किसी उसके, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था ना, वो इंदिरा गांधी के साइड में सुनाया था। ओके, तो इस वजह से इस केस को एक ब्लैक डिसीजन मानते हैं जुडिशरी का। बट बाद में इन चीजों को मतलब सुधारा गया। केएस पुट्टुस्वामी केस 2018 में राइट टू प्राइवेसी को बढ़ावा दिया गया। ओके, तो इन सब चीजों को बढ़ाया गया। अब एडीएम जबलपुर वर्ष शिवकांत शुक्ला केस जो है, इसे हम हैबियस कॉर्पस भी मानते हैं। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस केस के नाम से जानते हैं। ओके, क्योंकि इसमें क्योंकि हैबियस कॉर्पस केस में क्या है कि उसे भाई अपना प्रोड्यूस किया जाता है उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने। ओके, बट यहाँ पर कुछ ऐसा किया ही नहीं गया। अब आज के टाइम की जो न्यूज है कि भाई इसको क्यों, मतलब इसका बैकग्राउंड ऐसा क्यों बता रहे हो आप। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आएगा, क्योंकि भैया आज की जो सिचुएशन है ना, अगर मैं प्रेस की बात करूं, तो एक एक बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है, किसका? न्यूज क्लिक का। ओके, उन्हें फंडिंग मिली थी भाई बाहर से, चाइना कंट्री से। ओके, करोड़ों रुपए की फंडिंग थी। तो उस फंडिंग को लेकर इन्होंने शक की नजर से देखा कि भाई इन्होंने शायद जो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा बेचा है इन्होंने। ओके, तब इन्हें फंडिंग मिली है कैसे। अब इनके ऊपर मीसा एक्ट लगाया, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ओके, तो इसके थ्रू जो इनके जो ऑनर्स थे न्यूज क्लिक के, ठीक है, ऑनर्स थे, उनको अरेस्ट किया गया। ओके, ले जाया गया कोर्ट वगैरह में। तो अब ये देखो, उस चीज को ये डिसाइड कर रहे हैं कि भैया, और अब जो न्यूज क्लिक में जो बंदे काम कर रहे थे, तो जो जर्नलिस्ट थे, ठीक है, उनको बिना किसी वारंट के, बिना किसी चीज के उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके जो फोन्स वगैरह हैं, उन्हें सर्वेलेंस में डाला जा रहा है, उनकी प्राइवेसी को हनन कराया जा रहा है। ओके, तो इस चीज को अब 1975 से लिंक करके देखा जा रहा है कि भैया आज का जो टाइम है, क्या इमरजेंसी वाला टाइम है, क्या एडीएम जलपुर वाला केस है।
कि वे बिना किसी एजेंट के, बिना किसी वारंट के आप गिरफ्तार कर ले जा रहे हो, पूछताछ कर रहे हो। आपको एक एक एग्जांपल ये है कि एक जो जर्नलिस्ट है, जो बातचीत के लिए गए थे न्यूज के लिए उसमें, तो उनका कुछ होगा सिस्टम, तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनके जो फोन है उनको स्पाईवेयर, उसके अंदर पेगासस स्पाईवेयर डाला गया उनको अरेस्ट करने से पहले। ओके, उनकी जांच की गई। अब देखो प्राइवेसी कहाँ रही फिर, तो इस वजह से इस चीज को यहाँ लिंक किया जा रहा है। तो आई होप कि आप लोग उसका बैकग्राउंड समझ गए हैं कि प्रेस फ्रीडम को लेकर कि क्यों एडीएम जलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस को इससे लिंक किया जा रहा है। ओके, तो प्री में ये आ सकता है कि एडीएम जबलपुर जो वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस को किसी दूसरे नाम से किससे जाना था। हो सकता है वो चार ऑप्शन आपको ये दे दे कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, ओके, सर्टियरी, तो हेबियस कॉर्पस से। ओके, तो ये चीजें, केएस पुट्टुस्वामी केस राइट टू प्राइवेसी को लेकर है 2018। अब बात करते हैं, देखो हिंदी में ये सारी चीजें, इंग्लिश में जो की है ना, ये वही है जो मैंने आपको बताई है। ओके, तो ये कभी कंफ्यूजन हो रहा हो आपको कि इंग्लिश में पता नहीं क्या लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है, तो ये सब एक ही चीज है। ओके, अब बात करते हैं हम जो, ये देखो ये चीजें जो मैंने बताई हैं कि रिसेंट एक्शन जो लिए जा रहे हैं उनको लेकर, कि रेड मारी जा रही है उनके घर पर। ओके, सीज किया जा रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं उनको, एम्पलीफाई द कॉल्स, उनके कॉल्स वगैरह जो हैं उनको किया जा रहा है। ओके, तो ये जो चीजें हैं इनको प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल डाटा, अगर मैं सीधे सीधे मैनर में कहूँ तो ये चीजें वही हैं कि क्या हम एडीएम जलपुर वाले केस की तरह, क्या हम इमरजेंसी के दौर में जी रहे हैं। ओके, और अब खुद देखो कि भैया जो एडीएम जलपुर केस जो था वो डेड हो गया, मतलब उसे मृत, उसे मतलब खत्म घोषित कर देगा, बस वो लेटर्स में। बट उसकी जो भावना है, जो स्पिरिट है, वो आज भी भाई जी हुई है। मतलब मतलब यही है कि अधिकार जो है, अधिकारों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब खुद देखो उनकी जो प्राइवेसी का हनन हो रहा है, उनको ऊपर भाई सर्वेलेंस में डाल दिए, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो एक इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो इन्होंने अब ये भी डाटा निकाला है कि इंडिया की जो रैंक है वो 161 है 180 कंट्रीज में से। ओके, तो इन्होंने कहा है कि ये लीगल इंटरफेरेंस है, मतलब इस वजह से इतनी रैंक आई है कि भैया की पत्रकारिता में अवैध हस्तक्षेप करते हैं, कभी पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, इस वजह से इतनी ज्यादा रैंक है। अगर मैं एक डाटा की बात करूं तो मई 2023 की बात है कि 44 जो मीडिया एंटिटी थे या जर्नलिस्ट थे, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, टैक्स एजेंसी के द्वारा उन्हें बुलाया गया। तो मीडिया रेड्स रेड्स की गई, ब्रेकिंग साइलेंस ऑफ प्रेस फ्रीडम। अब देखो ये सारी चीजें हो रही हैं, रेड्स मारी जा रही हैं, ये हो गया। अब आज की अगर मैं बात करूं, आज जो लेटेस्ट, हम टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ओके, क्लाउड स्टोरेज की बातें कर रहे हैं भाई, वहां डाटा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जब मन करे फोन रिसेट कर दो, वहां से डाटा वापस ले लो। मैसेजिंग की बात कर रहे हैं भाई, यहाँ बैठे बैठे मैंने एक मैसेज पर क्लिक किया, तुरंत आपके पास पहुंच गया, तो इंस्टेंट मैसेजिंग की बात कर रहे हैं। ओके, क्लाउड स्टोरेज की बात कर रहे हैं। एक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इनके युग में भी भाई ये केवल इग्नोर द इन्वेस्टमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब जो आज के टाइम में जो ये सारी चीजें हो रही हैं उन पत्रकारों के साथ, ठीक है, तो ये चीजें सिर्फ आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ही चैलेंज नहीं कर रही भाई, ठीक है, बल्कि ये हमारी डेमोक्रेसी जो है ना, आज डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनके लिए भी खतरा है भाई। ओके, उनको भी चैलेंज कर रही है। ओके, नेक्स्ट है कि ज्यादातर पीपल जो विलिंगली कंप्लाई लॉ इन्फोर्समेंट डिमांड इवन विदाउट वारंट्स। अब वही चीजें, बिना किसी वारंट को गिरफ्तार कर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्क है, फिजिकल असॉल्ट किया जा रहा है, ठीक है, बिना किसी अनलिमिटेड चार्ज के उनके ऊपर चार्ज वगैरह थोपे जा रहे हैं कि इतने रुपए देने पड़ेंगे, इतना चार्ज लग गया है, इतना फाइन है, ये वो बहुत सारी चीजें। एक एनजीओ है लोकनीति सीएसडीएस करके, कॉमन केस, तो इन्होंने बताया कि स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया, जो पुलिसिंग का जो स्टेटस है इंडिया के अंदर, वो क्या है कि रिपोर्ट दिखाती है कि 47% लोग जो उन्होंने बिलीव किया है कि भाई पुलिस उनके फोन को एक्सेस करती है बिना किसी कंसेंट के। ओके, बिना किसी उनकी सहमति के भैया फोन ले लिया, यूज कर लिया, कभी स्पाईवेयर डाल रहे हैं, ओके, स्पाईवेयर डाल दिया या सर्वेलेंस में डाल दिया। ओके, तो ये जो प्रिवेंस है, ये जो प्रोविजन जो आजकल कर रहे हैं बिना किसी कंसेंट के, बिना किसी उसकी सहमति के फाइन लगा दिया। ओके, ये चीजें आर्टिकल 23 के, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के खिलाफ है।
ओके, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल देखो, मैंने जो बताया था, एक जो जर्नलिस्ट है ये रही प्रंजय गुहा ठाकुर था, जिनको ले जाया गया था, जिनको दिल्ली पुलिस द्वारा, और इनके डिवाइस जो है उनमें पेगासस स्पाईवेयर का यूज किया गया था। ओके, एक और है वीरेंद्र खन्ना वर्स स्टेट ऑफ कर्नाटक केस। ये बताता है कि एक अरेस्टेड इंडिविजुअल कैन इंडीड द कोर्स टू अनलॉक दियर स्मार्टफोन एक्सेस पर्सनल डाटा, कि उसे फोर्स किया गया था अपना जो स्मार्टफोन है उसको अनलॉक करे और अपने पर्सनल डाटा को दिखाए। अब ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो क्या इनका कोई वे फॉरवर्ड नहीं है? क्या हम इनसे बच नहीं सकते? तो बिल्कुल है। अगर इस तरह के जो क्लाइमेट है, इस तरह के जो मतलब माहौल में क्या किया जाना चाहिए, कुछ रियल सेफगार्ड जो है कि टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करो, कि भैया जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उनका यूज किया जाना चाहिए, जिसमें मैं यहाँ से अगर मैसेज भेज रहा हूँ किसी उसके पास, दूसरे के पास, तो मेरा मैसेज सिर्फ उसी को ही दिखे, वो इनकोड कर पाए बस उसे, और कोई नहीं। बीच में अगर कोई, मान चलो बीच में अगर कोई देखना चाहता है तो नहीं दिखे उसे। ओके, और एक फीचर ये भी होना चाहिए कि भैया जो ओल्ड मैसेज है ना वो भी डिलीट हो जाए। ओके, अब एक चीज है कि भैया आज का जो हमारा राष्ट्र है ना, वो सिर्फ पास नहीं कर रहा है एक ट्रांजिटरी इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौर में, मतलब जो दिख रहा है कि इमरजेंसी के दौर को पास नहीं कर रहा, आपातकाल से नहीं गुजर रहा, ठीक है, बल्कि हम एक डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म से भी गुजर रहे हैं। जो डिजिटल सत्ता है ना, किसी के ऊपर भी, अच्छा इसके ऊपर शक है, डाल दो मोबाइल सर्वेलेंस में, अच्छा इसके ऊपर शक आ रहा है, स्पाईवेयर डाल दो, पेगासस, सब कुछ पता चल जाएगा। ओह ये इंक्लूड था उसमें। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो डिजिटल आपको पता ही है नुकसान बहुत ज्यादा है, और आजकल बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डाटा लोगों का डिजिटल ही है, तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, नुकसान भी है। तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कोर्ट की, कि व्हेन हिस्ट्रीज ऑफ नेशंस आर रिटन एंड क्रिटिक्ड देयर आर जुडिशियल डिसीजंस एट ए फोरफ्रंट ऑफ लाइबर्टी। जब भी देशों का इतिहास लिखा जाएगा और या फिर उसकी आलोचना की जाएगी, तो एक स्वतंत्रता के मुख्य सतर पर न्यायिक निर्णय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ओके, तो ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं लाइबर्टी को लेकर। ओके, इसमें आप यूज कर सकते हैं इस कोर्ट को, एक कोर्ट के बेस पर। ओके, तो ये हमारी न्यूज खत्म यहाँ पर। तो थर्ड न्यूज है अपनी, स्टेट ऑफ इंडियाज शेड्यूल्ड एरियाज। अच्छा, आप लोगों ने, हम लोग बहुत सारे देखते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ओके, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में है, बहुत सारी जगह साउथ में भी है। ओके, तो अभी जो, अच्छा, अब आप पूछेंगे कि इस न्यूज के क्या लेना देना। देखो, एक अभी फलता फूलता मुद्दा, जो ज्वलंत मुद्दा है, वो है उड़ीसा का। उड़ीसा की जो ट्राइब्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं पीसा राइट के लिए। वो कह रही हैं कि हमें भी पीसा एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाए। अब भाई इंक्लूड किया जाए, उन्हें भी पीसा एक्ट दिया जाए, तो भैया देखो चीजें होती हैं, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, बाद में आप स्लाइड्स दिखा दूंगा आपको। देखो, पीसा एक्ट, देखो जो हमारा शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वहाँ के प्रशासन प्रबंधन को लेकर जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल 244। तो आर्टिकल 244 अकेला ऐसा आर्टिकल है जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। अब आर्टिकल 244 में दो चीजें हैं, आर्टिकल 244(1) और आर्टिकल 244(2). अच्छा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आप, हमने दो हमारी अनुसूची पढ़ी थी, एक है फिफ्थ शेड्यूल और एक सिक्स शेड्यूल। अगर मैं फिफ्थ शेड्यूल की बात करूं तो इसमें 4 स्टेट्स की ट्राइब्स को छोड़कर बाकी स्टेट्स जितने भी हैं उनकी ट्राइब्स को इंक्लूड किया गया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। ओके, सिक्स शेड्यूल में 4 स्टेट्स ही हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो आर्टिकल 244(1) में तो फिफ्थ शेड्यूल है, और आर्टिकल 244(2) में सिक्स शेड्यूल है। ओके, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं बोल के, वो सारी चीजें स्लाइड्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। ओके, अब मैं स्लाइड्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप पहले मेरी बात सुने जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको स्लाइड्स भी दे दिखा दूंगा। ओके, अब जो ये पीसा है, प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ये आया था 1996 में। अब 1996 में आया था, ओके, भूरिया कमेटी की रिपोर्ट पर, ठीक है। अब ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, आर्टिकल, बहुत सारे एरिया जो हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आर्टिकल 244 के अंदर सारे सारे शेड्यूल्ड एरिया जो है वो कवर है, नहीं। बहुत सारे शेड्यूल्ड एरिया हम साउथ के भी देखेंगे, कुछ इधर उधर के भी देखेंगे, तो वो जो एरिया है ना, वो आर्टिकल 244 में कवर नहीं है। ओके, अब जब आर्टिकल 244 में कवर नहीं है वो,
तो जो आर्टिकल 244 में कवर है, उनको जो राइट्स मिल रहे हैं लैंड को लेकर, ठीक है, जमीन जायदाद को लेकर, ठीक है, एक एरियाज को लेकर, ओके, इन सब चीजों को लेकर जो जायदाद, जो उन्हें राइट्स मिल रहे हैं, तो वो राइट्स आर्टिकल 244 से बाहर जो शेड्यूल एरिया उनको नहीं मिल रहे। अब यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो क्या है, इसी चीज को लेकर है कि भाई पीसा के अंदर इंक्लूड करो, भाई पीसा दो। क्योंकि इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो एक एरिया, उस शेड्यूल्ड एरिया है ना, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के एरिया जो डिसाइड हो गया, ठीक है, उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम जो होगा ना, वहीं की शेड्यूल्ड ट्राइब्स का होगा, ना कि कोई बाहर के लोग आके वहां के उनके ऊपर कानून बनाएंगे कि भैया ये कानून मैंने बना दिया, इसको मानो। तो ऐसा नहीं होगा भाई। वहां के पानी, झरने, जमीन, जायदाद जो कुछ है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है ना, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स खुद करेंगे। ओके, तो आई होप कि आप मुद्दा समझ गए होंगे क्या था पीसा को लेकर। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीजें। ओके, देखो इंडिया के अंदर 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज हैं, जो 8.6% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, हमारी जो कंट्री है उसकी टोटल पॉपुलेशन के 8.6% है, जो रह रही है 26 स्टेट में और 6 यूनियन टेरिटरीज के अंदर। आर्टिकल 244 के बारे में मैंने बात की, जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बात करता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज को। ठीक है, आर्टिकल 244(1), आर्टिकल 244(2), 244(1) शेड्यूल, 244(2) 6 शेड्यूल। ओके, शेड्यूल्ड एरिया कवर करते हैं 11.3% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया, जो टोटल जमीन है ना इंडिया की, ठीक है, उसका 11.3% कवर करते हैं शेड्यूल्ड एरिया। ओके, नोटिफाई इन 10 स्टेट्स। एज ए रिजल्ट, अगर मैं एक रिजल्ट की बात करूं, ओके, तो रिजल्ट की बात करूं तो भैया 59% ऑफ इंडियन एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है रिमेन आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 244। अब मैंने बताया था कि आर्टिकल 244 से बाहर भी कुछ शेड्यूल्ड एरियाज है, ट्राइब्स है, तो उनकी अगर मैं एक डाटा की बात करूं तो वो है 59%। ओके, अब है दे आर डिनाइड, अब जो बाहर हैं उन्हें अधिकार नहीं दिए गए एप्लीकेशन टू शेड्यूल्ड एरिया, कैसे शेड्यूल्ड एरियाज को रजिस्ट्रेशन करना है, राइट टू फेयर कंपेंसेशन, ट्रांसपेरेंसी, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन को, रीसेटलमेंट एक्ट 2030, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इनके जैसे अधिकार इन्हें नहीं दिए गए। ओके, 1995 मैंने बताया था कि भूरिया कमेटी बनी थी जिसने पीसा सजेस्ट किया था कि भैया पंचायत एक्सटेंशन देना चाहिए उन्हें शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर। ओके, तो भूरिया कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। ओके, तो पंचायत, अब देखेंगे कि भूरिया कमेटी की रिपोर्ट से भी कुछ बता के ही ऐसा कुछ किया था कि भैया पीसा देना चाहिए, तो क्या चीजें देखी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले हम देखते हैं कि शेड्यूल्ड एरिया जो है उनका गवर्न कैसे किया जाए, उनका शासन कैसे किया जाए। अब भाई प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी हमारे, तो वो नोटिफाई करते हैं कौन सा शेड्यूल्ड एरिया होगा कौन सा नहीं होगा। और स्टेट्स, जिस स्टेट्स के अंदर जो शेड्यूल्ड एरिया है, तो वो स्टेट एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाएगा, जिसमें 20 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स होंगे जो एडवाइज करेंगे गवर्नर को मैटर्स रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम करना है, काम वाम करना है, तो उसके लिए गवर्नर को सजेस्ट करेंगे। दूसरा है कि गवर्नर खुद एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे हर साल पर, हर साल किसको, राष्ट्रपति जी को, किसके रिगार्डिंग, वो करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर शेड्यूल्ड एरियाज के। ओके, गवर्नर रिपील कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं कोई भी लॉ जो कि बनाया हुआ है, या तो पार्लियामेंट बनाए या फिर स्टेट लेजिस्लेशन जो विधानसभा वगैरह बना रही है, किसको लेकर, शेड्यूल्ड एरियाज को लेकर। ठीक है, तो शेड्यूल्ड एरियाज को लेकर अगर कोई पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेशन कोई कानून बनाया तो गवर्नर के पास पावर है कि वो रिपील कर सकते हैं उसे या फिर अमेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज ये है कि गवर्नर कैन हेल्प, गवर्नर कैन आल्सो मेक रेगुलेशन, गवर्नर खुद रेगुलेशन बना सकते हैं फॉर ए शेड्यूल्ड एरिया, नियम कानून बना सकते हैं भाई, प्रोहिबिट करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। कोई मान के चलो कोई बाहर से आके वहां पर जमीन लेना चाह रहा हो शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर, या वहां जमीन किसी बाहर को देना चाह रहा हो, तो इस चीज को लेकर वहां पर कानून बना सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ओके, अब देखो फिफ्थ शेड्यूल क्या है। फिफ्थ शेड्यूल कन्फर करता है पावर एक्सक्लूसिवली टू, किसके पास है, एक्सक्लूसिवली ऑन द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति जी के पास जो पावर है ना वो एक्सक्लूसिव पावर है भाई शेड्यूल्ड एरिया को नोटिफाई करने की। ओके, अब ये, अब देखो ये
एक प्री के अंदर स्टेटमेंट बन सकता है कि फिफ्थ शेड्यूल देती है, सिक्स शेड्यूल देती है, ऐसी इन पावर, तो वो देती है फिफ्थ शेड्यूल। ओके, तो आई होप आप यहां तक समझ चुके होंगे सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अब ये चीजें हैं कि भैया अब राष्ट्रपति जी हैं, अब उनके पास पावर तो है एक्सक्लूसिव, कि भैया मैं जब चाहूं बता सकता हूं कि ये शेड्यूल एरिया है, ये नहीं है। तो क्या वास्तव में राष्ट्रपति जी बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं चलो यार नागालैंड के साइड है वो जगह शेड्यूल एरिया घोषित कर देता हूँ, हरियाणा के साइड है वो जगह उसे शेड्यूल एरिया घोषित कर देता हूँ, क्या ऐसा होगा? तो भैया नहीं, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो वो आइडेंटिफाई करने होते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें उस शेड्यूल्ड एरिया को नोटिफाई करने के लिए ऐसा होना चाहिए, कंपलसरी है वो चीज। बट ना तो हमारा संविधान ऐसा करता है, कोई ऐसी प्रोविजंस बताता है हमें, और ना ही कोई कानून है ऐसा, ठीक है। नोर नाइदर द कॉन्स्टिट्यूशन नोर एनी लॉ प्रोवाइड एनी क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई शेड्यूल्ड एरिया। पर फिर भी एक कमीशन बना था 1961 में, देवर कमीशन। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि भैया क्या क्या शेड्यूल्ड एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। पहले तो ये है कि प्रीपोंडेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, वहां पर जो जनजातीय जो जनसंख्या है ना वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, पहले तो ये। दूसरा ये है कि उनका जो साइज होना चाहिए, जो एक हमारे रिक्वायरमेंट है, इनकी इतना बड़ा साइज उनका होना चाहिए, तो एक रीजनल साइज होना चाहिए उनका। तीसरा है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंटिटी, उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक या तालुक जैसी चीजें हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें, ऐसा कुछ उसके अंदर होना चाहिए। और अगर मैं उस एक प्रॉपर एरिया को उसके आसपास के एरिया से कंपेयर कराऊं तो वे आर्थिक रूप से पिछड़े होना चाहिए। मतलब एक एरिया यहाँ हो गया, एक एरिया हो गया ये महाराष्ट्र के अंदर इधर साइड हो गया ईस्ट में, और एक हो गया वेस्ट में। अगर उसे हम कंपेयर कराएं आसपास के उन्होंने, तो वो अपने आसपास के एरिया से कम कम वो होने चाहिए। ओके, पैसा दिल्ली के मामले में ये सारी चीजें उनके पास कम होनी चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा बैकवर्ड पिछड़े हुए होने चाहिए वो उनसे, ठीक है, आर्थिक रूप से। अब ये चीजें तो हो गई है। अच्छा, अब एक चीज ये है कि भूरिया कमेटी ने आखिर क्यों, एक चीज क्वेश्चन ये भी निकलता है ना कि भूरिया कमेटी ने जब ये बताया कि भाई पीसा पीसा एक्ट आना चाहिए, ये हमें वहां पर लागू करना चाहिए, तो इन्होंने क्या दिखाया कि भैया फेस टू फेस कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज की थी। तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो ग्रुप्स वगैरह है ना एक एरिया के अंदर, जो शेड्यूल एरिया है, तो वहां पर कुछ तो, अब देखो सब जगह ऐसा तो होंगे, कुछ रिच भी होंगी, रिच ट्राइबल्स होंगे जिनका पैसा दिल्ली अच्छा होगा, ताकतवर होंगे। तो वो क्या करते हैं, सारी सारी चीज पर जो अपना हक समझते हैं कि हमारे, और जो उनसे कमजोर होते हैं उन्हें हाशिए पर पहुंचा देते हैं, उन्हें मतलब मार्जिन पर पुश कर देते हैं। तो उस चीज को लेकर उन्होंने बताया कि नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका एकदम बराबर का हक सा होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। डिटरमाइन द यूनिट ऑफ एरिया टू बी कंसिडर्ड वेदर रेवेन्यू विलेज, पंचायत, तालुका और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और एसटी टाइप्स पॉपुलेशन गेव वे टू आर्बिट्री पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन, तो सबका अधिकार उसमें होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास ये सारी चीजें चली जाए। ओके, तो इस वजह से उन्होंने पैसा की सलाह दी। अब ये जो सारी चीजें हैं जो वहां पर जो हो रही थी, जो इश्यूज, तो उसको कम किया किसने, पीसा एक्ट ने, पंचायत एक्सटेंशन, उन्होंने सेटल किया दिस एम्बिग्यूटी को इन लॉ। तो इस एक्ट ने डिफाइन किया विलेज कि एक ग्राम होना चाहिए, ग्राम सभा जैसे होती है ना, तो उनके अंदर एक हैबिटेशन और एक ग्रुप ऑफ हैबिटेशंस और ए हेमलेट या ग्रुप ऑफ हेमलेट्स कंप्राइजिंग कम्युनिटी मैनेजिंग इट अफेयर्स इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशंस एंड कस्टम, कि वो जो एरिया है ना, जो गांव वगैरह, तो उनके ऊपर जो रूल कानून वगैरह, जो नियम वगैरह जो बनेंगे ना, वो बाहर वाले लोग आके नहीं बनाएंगे, वो अपने तौर तरीकों के हिसाब से, अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से, अपने कस्टम्स के हिसाब से, ठीक है, अपनी परंपराओं के हिसाब से वो बनाएंगे कि कैसे उन्हें रहना है, कैसा नहीं है, क्या करना है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइब्स हैं वो क्या करती हैं कि भैया उनके मैरिज वगैरह देखो कि उसमें लड़का घर छोड़ के लड़की के घर जाता है, ठीक है। और जबकि अगर हम अदर स्टेट की बात करें, अदर नॉर्थ इंडिया में देख लो, साउथ इंडिया में देख लो, कि ज्यादातर जो शादी होती है उसमें लड़की घर छोड़ के आती है लड़के के घर। बट नॉर्थ ईस्ट में वो क्या है कि लड़का घर छोड़ के जाता है लड़की के घर, ठीक है। तो उनके अपना कल्चर है, कस्टम्स है, उनके ट्रेडिशंस है।
तो वो अपने हिसाब से बनाएंगे, ऐसा नहीं कोई बाहर का आदमी आके बनाएगा। ओके। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स जो है उनको ही मानना पड़ेगा भाई, फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत इसे कानून मान्यता मिली हुई है। ओके। तो इस डेफिनेशन को उन्होंने एडॉप्ट भी किया है। जो वहाँ फॉरेस्ट डीलर्स हैं, जो डीलर्स वगैरह होते हैं, अब इनकी जो समस्याएं हैं, क्या इन समस्याओं से बाहर निकला जा सकता है कि भैया बहुत सारी जो शेड्यूल्ड एरिया है वो 244 के अंदर कवर नहीं है, उनको ये पीस आगे जो ये प्रोविजंस हैं तो ये इन्हें नहीं मिल रहे, इनको सुविधाएं नहीं मिल रही, रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन ये जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही। तो क्या इनके लिए कोई वे फॉरवर्ड है? तो बिल्कुल है। पहला तो ये है कि जितने भी जो ग्रुप्स हैं जो आर्टिकल 244 में कवर नहीं है तो उन्हें उनके अंदर कवर करना है, ठीक है, नोटिफाइड करना है उन्हें। दूसरा ये है कि जो जियोग्राफिकल लिमिट है ग्राम की, जो विलेज है, तो मान चलो अगर विलेज इतना है, ठीक है, तो इसकी जो जियोग्राफिकल लिमिट है कि भैया इतना इतना और बढ़ा दें, थोड़ा सा और बढ़ा कर दें, ठीक है, उसे एक्सटेंड कर दें। ओके। तो ये सारी चीजें करनी है। तीसरा है कि जियोग्राफिकल लिमिट्स जो है रेवेन्यू विलेज, पंचायत, तालुका, डिस्ट्रिक्ट विल नीड टू बी विड्रॉन सो दैट दीज आर फुल्ली शेड्यूल्ड एरिया। तो मतलब एक इस तरह का एरिया जो हो गया, अब हमने इतने इतने पोर्शन को तो हमने शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया हुआ है। तो जो वो एरिया है ना, जो इतना सा एरिया है, तो इसकी जगह हमें इस पूरे एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर देना चाहिए, फुल्ली शेड्यूल्ड एरिया हो, पूरी तरह से अनुसूचित क्षेत्र हो गए। ओके। तो राज्य जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, राजस्व, गांव, पंचायत, तालुका या जिले की भौगोलिक सीमा उसको पुनर्चित्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है। दोबारा से क्या कहीं कोई ऐसा तो एरिया नहीं है जो पूरी तरह शेड्यूल्ड एरिया नहीं हो, ठीक है, और ये सारी चीजें उसमें हो रही हो, ठीक है, तो उन्हें पूरी तरह से अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। तो ये एक वे फॉरवर्ड है। ओके। तो ये हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब से लेकर एक न्यूज थी। और न्यूज देखो कहाँ से शुरू हुई थी कि भैया उड़ीसा वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्राइब, और वास्तव में इसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इतना बड़ा है भाई। ठीक है। अब इसमें आपने दो कमेटीज की रिपोर्ट देखी, देवर कमीशन की देखी 1961। ओके। कि भैया कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, भाई प्रेसिडेंट के पास पावर तो होगी बट आइडेंटिफाई करने की कुछ पैरामीटर्स तो होने चाहिए। ओके। और आपने 1995 का एक और कमीशन की रिपोर्ट देख ली। ओके। तो भूरिया कमेटी की रिपोर्ट वो सब देख लिया। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज हमारी मेंटल हेल्थ एंड द फ्लंडरिंग इनफॉर्मल वर्कर। तो इस चीज को लेकर एक न्यूज है कि भैया आजकल आप लोग, अच्छा आज मेंटल हेल्थ की बात करें तो आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि भैया लोगों के अंदर जो है किसी भी चीज को सहन करने की ताकत जो है ना वो है नहीं। आप किसी को कुछ थोड़ा कुछ बोल देंगे, वो इसी में ही अरे भाई टेंशन आ गई मुझे तो डिप्रेशन में चला गया हूँ। मतलब किसी के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, किसी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी उसका प्रेशर, भाई मुझे टेंशन हो रही है, शादी नहीं हो रही है उसकी प्रॉब्लम, जॉब नहीं मिल रही उसकी प्रॉब्लम। तो टेंशन बहुत सारी है। मेंटल हेल्थ, कहीं पर आपकी ड्यूटी चल रही है, बॉस खड़ूस मिल गया उसकी टेंशन, अबे यार थोड़ा सा काम रह गया है, डांटेगा, सुनाएगा, बातें सुनाएगा, आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो सैलरी नहीं बढ़ रही उसकी टेंशन। तो ये मेंटल हेल्थ को खराब करती है हमारी। ओके। अब जो इनफॉर्मल वर्कर क्या होते हैं, इनफॉर्मल वर्कर जो डेली वेजेज वर्कर्स होते हैं, ठीक है, अब इसकी वजह से अब कंपनी में जा रहे हैं तो नुकसान तो इनको भी है। इनफॉर्मल वर्कर जो इनकी पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक कि क्या क्या चीजें हैं। अब बात करते हैं हम इसकी रिपोर्ट्स की और कमेटी की। देखो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये अभी 10 अक्टूबर को मनाया है, और इसके थीम की अगर मैं बात करूं, थीम है कि मेंटल हेल्थ एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। कि जो मेंटल हेल्थ जो है ना वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, मतलब यूनिवर्सल सार्वभौमिक मानवीय अधिकार है भैया मेंटल हेल्थ। कि मेंटली रूप से आप स्वस्थ रहने चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए एकदम बिल्कुल हष्ट पुष्ट। अब आपकी जो मेंटली जो हेल्थ है ना वो भी स्ट्रांग रहनी चाहिए। ओके। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी चीजें हो गई तो टेंशन लेने बैठ गए। तो अपने आप को इतना मजबूत करना मेंटली रूप से। ओके। कहते हैं ना कि अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से मजबूत करके रखो। तो एक रिपोर्ट है कि भैया आईएलओ एक संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्टडी बताती है कि 15% ऑफ वर्किंग एज एडल्ट जो काम करने वाले वयस्क है ना ग्लोबली,
पूरे संसार की बात कर रहे हैं, तो वो लिव विद ए मेंटल डिसऑर्डर, मतलब भैया उन्हें मानसिक बीमारी की समस्या है, मानसिक विकार से वो परेशान है भैया, उसमें जी रहे हैं वो। अगर मैं एक चीज की बात करूं कि भैया अगर डिसेंट वर्क कर रहे हो आप, मतलब उच्च गुणवत्ता वाला काम है जो सकारात्मक रूप से आपको प्रभाव डालता है उसकी मानसिक हेल्थ पर, जब तो वो सकारात्मक पॉजिटिव है, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, सारी चीजें आपको अच्छे से मिल रही है। जबकि अदर हैंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी हो गई, आपके काम की कोई मतलब अनस्टेबल नहीं है कि भैया कब हटा सकते हैं कब नहीं, ठीक है। वर्क प्लेस जो आपके काम, जहाँ आप काम कर रहे हैं जिस जगह पर, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ, ठीक है, भेदभाव हो रहा है। पुअर, गरीब, पर्टिकुलर, अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, कहीं सेफ नहीं है, रास्ते में जा रहे हैं, कभी कुछ उल्टा सीधा हो गया, गलत हो गया। ओके, ये सारी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करती हैं, रिस्क बढ़ावा देती हैं उसे, मेंटल हेल्थ। ओके, रिस्क है। वर्कर इन लो कैप पेड, अगर मान चलो कोई कंपनी में लगा हुआ, उसे सैलरी कम मिल रही है, भले ही वो बहुत सारा काम कर रहा है, फिर भी उसे रिवार्ड नहीं दिया जा रहा, फिर वो टेंशन में है कि अरे यार मैंने तो इतना काम किया, मुझे कुछ नहीं मिला, और दूसरे कुछ ने कुछ नहीं किया, उसको इतना कुछ मिल गया। इनसिक्योर जॉब, जॉब सिक्योर नहीं है भाई, कब हटा दें, कल हटा दें, परसों हटा दें, कोई पक्का नहीं। वर्किंग आइसोलेशन, अकेलेपन में काम कर रहे हैं। तो ये ज्यादातर बहुत सारी चीजें हैं जो साइकोलॉजिकल रिस्क को बढ़ावा देती है हमारे को। ओके, तो ये तो एक हमारा एक एक अगर मान चलो मेंटल हेल्थ और इस सारी चीज के ऊपर एक मेंस में क्वेश्चन नहीं आ जाए, तो भैया आप आराम से एक अगर इंट्रो के बेस पर इतना कुछ लिख सकते हो। आप देखो स्टडी दे दी एक संगठन की, आपने कुछ बता दिया, बहुत सारी चीजें क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, तो बात करते हैं हम इंडिया के एक्सपीरियंस की, बात करते हैं भाई इंडिया कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, इंडिया में जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है ना, वो मोर देन 90% है भाई, 90% ज्यादा इनफॉर्मल वर्क, और ना तो इनका कोई रेगुलेटरी प्रोटेक्शन है, सुरक्षा नहीं है, अनसेफ एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, लॉन्ग लंबे लंबे भाई साहब, मतलब काफी काफी टाइम तक 10 10 12 12 14 14 16 16 घंटे काम कर रहे हैं। हाई अनसर्टेनिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कब चले जाएं कब कुछ हो जाए पता नहीं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं जो रिस्क को बढ़ा दे रही है, मेंटल रिस्क। ओके, अब एक चीज सबसे बड़ी चीज एक और निकल रही है भैया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जेंडर डिस्पैरिटी also स्टार्ट हो गई है। अगर मैं देखूं तो विद 95% ऑफ इंडियाज वर्किंग वुमेन इंगेज्ड इन इनफॉर्मल, लो पेइंग और विदाउट सोशल प्रोटेक्शन, बिना किसी प्रोटेक्शन के वो काम कर रहे हैं। 95% वुमेन ऐसी हैं जो इनफॉर्मल वर्कर्स। ओके, और एक ग्रुप जो मैंने एनजीओ बताया था, लोक नीति करके, तो ये क्या है, ये बताता है कि ये एक स्टडी है डेवलपिंग सोसाइटीज की, कि 9,316 यूथ जो एज 15 से 34 ईयर्स के 18 स्टेट्स के अंदर, दे आर हाईली ससेप्टिबल टू नेगेटिव इमोशंस, कि भैया वो जो नेगेटिव चीजें, जो बातें जो हो रही है ना, उनको ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर पाते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिव बात पर फोकस नहीं है उनका। अरे यार ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, उस चीज को सोच रहे हैं। अरे यार कल मैं थोड़ा सा लेट होगा, मुझे निकाल दिया तो क्या होगा। अरे भाई पॉजिटिव चीजें सोचो ना, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो। एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया रिपोर्ट 2022, वो क्या बताती है, वो दिखाती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी रेट है, वो वास्तव में इंक्रीज होता है विद एजुकेशनल लेवल पर। ठीक है, जितना एजुकेशन लेवल इंक्रीज होगा उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप खुद सोचो ना, एक एमबीए करा बंदा है वो छोटी जॉब पे थोड़ी ना रहेगा, उसे चाहिए अपने लेवल की जॉब। ओके, किसी ने एमटेक कर रखी है, किसी ने पीएचडी कर रखी है, तो मतलब वही सारी चीजें हैं। और एक है पर्टिकुलरली एजुकेटेड यंग वुमेन हु सोज एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 42%। जो एजुकेटेड वुमेन है, यंग वुमेन है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाती है 42% का। एक है सेंसस ऑफ इंडिया 2011, 2011 में जो सेंसस हुआ था, ठीक है, वो बताता है कि 33 मिलियन एल्डरली पीपल, जो मतलब रिटायर हो चुके हैं भाई, रिटायरमेंट के बाद इनफॉर्मल वर्कर्स में वर्कर हैं वो, इनफॉर्मल वर्कर हैं, जहां पर उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, भाई साहब बहुत ज्यादा सुविधा है इस चीज को लेकर, वल्नरेबल है, फिर भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरह से हमारा फ्लोरिश कर रहा है वो इनफॉर्मल सेक्टर। ओके, एक चीज ये है कि ये देखो, ये सारी हिंदी में वही सारी चीजें हैं जो मैंने बताई। सोशल सिक्योरिटीज की बात करें तो मनरेगा, आपने देखा होगा कि मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम जो 100 दिन की गारंटी देता है, ठीक है, तो इसने क्या किया था कि इसने अपनी जो फंडिंग से जो पैसे वगैरह देता है वो स्लैश कर ली, मतलब रोक दी, कटौती कर दी उसमें। 2021 में एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट है, वो दिखाती है कि
उस वर्ष जितने लोगों ने सुसाइड किए थे उनमें से 26% लोग ऐसे थे जो भैया डेली वेज अर्नर से, लोग डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं। तो 26% लोग तो ऐसे ही थे। आप खुद सोचो, एक जैसे हमारे एथिक्स कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल कोड है, तो ऐसी एक कोड है, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020। ये दिखाता है कि भैया जो ग्लेरिंग इशूज है ना कंसर्निंग द सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इनफॉर्मल वर्क फोर्स स्टिल रिमेन अनहेडेड। तो ये जो औपचारिक श्रम, अनौपचारिक श्रम, जनसंख्या की जो सामाजिक सुरक्षा है ना, वो अनदेखी है। आजकल कोई उनकी सेफ्टी की बात नहीं कर रहा, कोई सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा। भले ही इंडिया ने जो यूनिवर्सलाइज लेवल पर ये इस चीज की बात कर रहे हैं, बट करंट कोड डज नॉट स्टेट दिस इज ए गोल। पर करंट जो हमारे जो ये है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, ये इसे गोल के रूप में नहीं मानता भाई। भारत को बनाना तो चाहिए इसे कि सार्वजनिक तरीके पर जो इनफॉर्मल वर्कर हैं उनकी सेफ्टी पर भी ध्यान दें, उनकी सिक्योरिटी पर भी ध्यान दें, उनको कुछ ना कुछ चीजें देनी चाहिए हमें, बट उस पर ध्यान देता ही नहीं है क्योंकि वो गोल ही नहीं मानता इसे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके क्या वे फॉरवर्ड होने चाहिए। अब वे फॉरवर्ड क्या हो कि भैया जो इंडिया बजटरी एलोकेशन है ना, जो मेंटल हेल्थ के ऊपर जो हो रहा है करंटली, अगर अभी मैं अभी की बात करूं तो अंडर 1% ऑफ टोटल हेल्थ बजट, टोटल हेल्थ बजट का 1% है भाई मेंटल हेल्थ के ऊपर। और सबसे ज्यादा फोकस किस पर करता है, ये सबसे ज्यादा फोकस करता है, ओवर फोकस कर रहा है भाई डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पर। जो वास्तव में जो मेंटल हेल्थ हो रही है उस पर 1%, और सबसे ज्यादा ऊपर फोकस डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पर, उस पर भी 1% से भी कम है। ओके, तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो नीड, जो हमें जरूरत है, वो अर्जेंट नीड है कि प्रोएक्टिव पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए जिससे कि हम मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकें। ओके, उनके लिए एक्शन लिए जा सके, अपहोल्डिंग द बेसिक ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड किया जा सके, उन्हें बनाए रखा जा सके, गुड हेल्थ। ओके, आप खुद देखो ना, अगर आप शिक्षा की बात कर रहे हो तो भैया उससे पहले भी तो आपको गुड हेल्थ की जरूरत है। बहुत से लोग हैं भाई पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे। आप खुद देखो, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी क्वालिटी एजुकेशन से पहले गुड हेल्थ को तवज्जो दी गई है कि भैया पहले गुड हेल्थ होनी चाहिए फिर क्वालिटी एजुकेशन है। ओके, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ एंड इन एडवांसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 and 8। ओके, तो ये हो गया, इनको बनाए रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये हमारा जो मेंटल हेल्थ है और जो हमारा फ्लरिश कर रहा है इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल वर्कर्स जो है, उनसे लेकर रिपोर्ट ये थी। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो नेक्स्ट है कि हाँ, ये सबसे जो भाई साहब चर्चा में काफी दिनों से, भाई डेली डेली देख लो, न्यूज़पेपर में देख लो, द हिंदू में देख लो, इंडियन एक्सप्रेस में देखो भाई, भर भर के इसके मतलब डेली का न्यूज़पेपर में एक ना एक चीज ये दिख जाएगा। तो कास्ट सर्वे हुआ है, बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सर्वे कराया है अपने वहां पर। तो एक एक जो पॉइंट निकलता है वो ये है कि भैया कास्ट सर्वे प्रमोट बेटर सोशल, क्या सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकता है और अच्छे से कर सकता है उसे कास्ट सर्वे। अब देखो, कास्ट सर्वे, एक मैं इसका थोड़ा एक थोड़ा एक इंट्रो पार्ट में क्या क्या हम लिख सकते हैं वो चीजें एक देख लेते हैं कि भैया अगर कास्ट बेस्ड सेंसस अगर हम कराते हैं ना, तो उससे हमें एक एक्यूरेट जानकारी मिलती है, अप टू डेट डाटा मिलता है हमें कि भैया जो हम रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, कोई स्टेटस लगा रहे हैं, कोई स्टेटस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, जो अलग अलग लोगों का, ठीक है, या वेरियस कास्ट हो गई, कम्युनिटीज हो गई इंडिया में, ठीक है, तो उनका क्या है, क्या उनका एक्यूरेट है या अप टू डेट है, या किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या वो उनके ऊपर बराबर तक हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। डाटा जरूरी है पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के लिए कि जो ज़्यादा बैकवर्ड है, पिछड़े हुए हैं, उन तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। ये एक तो हेल्प भी करता है पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, जो नीतियां बनाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाशिए पर जो समुदाय है या जिनको कोई एडवांटेज मिल ही नहीं रहा है, वो ग्रुप है, तो उनको भी टारगेट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, अपलिफ्ट किया जाए भाई। ठीक है, तो ये बताता है कास्ट सर्वे कि कौन सी कास्ट, कौन सी जाति है जो मतलब बहुत ज्यादा हाशिए पर है, उसको आगे लाने की जरूरत है। ओके, तो एक हिस्ट्री देखते हैं कि इंडिया हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, इंडिया की खुद की अपनी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है। इंडिया हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो भैया काफी टाइम से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंडिया के अंदर एंड ऑपरेशन।
एक कास्ट बेस, अगर मैं कास्ट बेस सेंसस की बात करूं तो कैन हेल्प रिकॉग्नाइजिंग एंड क्वांटिफाइंग द एक्सटेंट ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस। को भैया जातिगत जनगणना जो है, तो एक जो कास्ट बेस्ड सेंसस जो होता है ना, वो हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में, क्वांटिफाई करने में एक्सटेंट ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड डिस्पैरिटी दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। जो सोसाइटी में पहले से ही जो मतलब अवेलेबल था, मतलब मौजूद था, उसको पहचानने में, मापने में मदद करता है। ओके, अब ये तो हो गया एक तरह से एक इंट्रो वाली साइड कि भाई इंट्रो हम क्या क्या डाल सकते हैं। बात करते हैं कि एक्यूरेसी फॉर एफिकेसी, की एक्यूरेसी क्यों जरूरी है। अगर बात करूं तो विद एक्यूरेट कास्ट बेस्ड डाटा, अगर कास्ट बेस्ड डाटा की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो डेवलप करती है मोर इफेक्टिव एंड टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम, ताकि जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, जिन्हें पहले कोई लाभ नहीं मिला, डिसएडवांटेज पीपल्स हैं, उनको लाभ मिल सके, उनको आगे लाया जा सके, उनको अपलिफ्ट कराया जा सके। ओके, तो दीज इस तरह के जो प्रोग्राम्स है ना, वो एक स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, इंश्योरिंग दैट बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स रीच द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो सरकारी योजनाओं के लाभ समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करती है भाई। ये एक्यूरेट डाटा है अगर हमारे पास, तो देयर इज ए रिस्क ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। बिना एक्यूरेट डाटा के, अगर हमारे पास कोई एक्यूरेट डाटा ही नहीं है, तो भैया रिस्क जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट उसका मिसयूज कर सकते हैं, फ्रॉड बनवा सकते हैं। ओके, पॉलिटिकल पर्पज में यूज हो गया। तो कास्ट बेस्ड जो सेंसस है वो हेल्प करता है वेरीफाई करने में, ऑथेंटिकेट करने में कि कास्ट स्टेटस क्या है इंडिविजुअल्स का, लाइकलीहुड ऑफ फ्रॉड, इंश्योरिंग दैट बेनिफिट्स आर डायरेक्टेड टू दोज हु जेन्युइनली नीड देम, कि संभावनाएं जो मतलब धोखाधड़ी कर रहे हैं तो वो कम हो जाती हैं, और जो लाभ जो वास्तव में जो उन व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए थे ना, जिनके वो जो व्यक्ति जिस उस लाभ का हकदार है वहीं तक पहुंचेगा, उसके बारे में भी हमें समझ मिलती है, सुनिश्चित करती है। ओके, तो ये तो हो गया एक एफिकेसी। तो एक्यूरेसी क्यों जरूरी है, तो ये तो एक्यूरेसी वाली बात हो गई। नेक्स्ट चीज ये है कि भैया अब देखो, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कास्ट जो डिबेट है ना, कि कास्ट कास्ट बेस्ड जो सेंसस जो है, ये कास्ट डाटा जो है जो निकाला गया है, तो ये क्यों, क्या ये जरूरी है, ठीक है। इसके जो आर्ग्यूमेंट है और एंटी आर्ग्यूमेंट है, उनको लेकर बातचीत है कि भैया कुछ तो ये कहते हैं कि जो एक डिबेट है इस चीज को लेकर, कि भैया डिबेट जो है, डिबेट कि कुछ तो आर्ग्यू करते हैं कि दिस इज दैट इट कुड परपेचुएट, डिबेट जो है कि इट कुड परपेचुएट एंड डीपन कास्ट डिवीजन, क्योंकि ये कास्ट को बढ़ावा देगा भैया। अगर आप कर रहे हैं कि कास्ट डिवीजन जो हो रही है उसको बढ़ावा देगा। ओके, तो लोग ऐसा मानते हैं बहुत से, जबकि कुछ ऐसे हैं वाहिल अदर्स बिलीव करते हैं कि ये जरूरी है भैया एड्रेस करने के लिए। हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस हुआ है ना, लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको एड्रेस करने के लिए, बताने के लिए, उसको कम करने के लिए, और जो सामाजिक न्याय को प्रमोट करने के लिए, सोशल जस्टिस को, तो भैया क्यों जरूरी है। अब एक तो है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है जो ठीक है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ना, जो जाति को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो सेंचुरी से, मतलब सदियों से भाई, अपने जो हिस्टोरिकल ऑपरेशन, मार्जिनाइजेशन, ठीक है, उसकी जड़ों में है सेंचुरी से। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है इसको रेक्टिफाई करने के लिए, हिस्टोरिकल इनजस्टिस को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले वाले में तो आपने हिंदी लिख दी, दूसरे वाले में भाई सारी चीजें वही हैं। ओके, ये चीज की गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, ये चीज दिखाने के लिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है ये चीज दिखाने के लिए, तो वही सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, टेंशन ना लें। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद रिकॉग्नाइज करता है भैया कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो एग्जिस्ट था, ठीक है, वो था भाई बिल्कुल, और है, ठीक है, इनइक्वलिटी एंड प्रोवाइड्स फॉर एफर्मेटिव एक्शन। और जो इनइक्वलिटी हो रही है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसे कम करने के लिए, खत्म करने इनइक्वलिटी एंड प्रोवाइड्स फॉर एफर्मेटिव एक्शंस की बात करते हैं, ताकि उन्हें अपलिफ्ट किया जा सके, ठीक है। जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप थे, जिन्हें कोई एडवांटेज नहीं मिला, उनको अपलिफ्ट करने के लिए। तीसरा है ह्यूमन राइट्स,
अब देखो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो वुमेन के राइट हैं, जो इंसानों का अधिकार है कास्ट की वजह से, वो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का। जो कास्ट है के नाम पर जो वायलेशन किया जा रहा है, जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, डिस्क्रिमिनेशन जो करते हैं कास्ट को लेकर, तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करें, सिटीजन को प्रोटेक्ट करें, राइट टू इक्वलिटी दे, डिग्निटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ओके। सोशल कोहेशन, कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो परपेचुएट करता है सोशल डिविजन्स को, बढ़ावा देता है उसे, तो ठीक है। जिसकी वजह से तो प्रमोट करने की बात कही है, सोशल हार्मनी, यूनिटी, एकता को बढ़ावा दें, गवर्नमेंट का काम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भैया जो इकोनॉमिक डिस्पेरिटी है वो सर्टेन कास्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, फेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, एफर्मेटिव एक्शंस लिए जाए, किसी को ज़्यादा छूट दे दो, किसी को कम दे दो। ओके। एजुकेशन को लेकर हो गया। ओके। एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन। ओके। पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन हो गई, अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन, लीगल फ्रेमवर्क, ये सारे प्रोग्राम जो हैं इसी चीज़ को लेकर हैं। तो ये एक डिबेट है कि भैया होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एजुकेशन को लेकर ये है कि भैया कुछ गिने चुने समुदाय तक ये एजुकेशन थी। ओके। जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या डिसएडवांटेज पीपल है जिन्हें एजुकेशन नहीं मिली, उनको बढ़ावा देने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों को उनके कास्ट की बेस पर एम्प्लॉयमेंट देती ही नहीं है, रोजगार नहीं देते। अच्छा, किस जाति से हो, इस जाति से हूँ, तो नहीं देते उन्हें रोजगार, कि नहीं है, मना कर देते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, कहीं पर देख रहे हो आपको कहीं ना कहीं से अगर आपका लिंक है अच्छे से तो आपको ये सीट्स वगैरह जो मिलती है वो मिल जाएंगी, वरना रहने दो। लीगल फ्रेमवर्क्स को भी देख लो, अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स को देख लो, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो कास्ट जो डाटा है वो होना चाहिए, कास्ट सर्वे जो कराया है, तो वो हमने आर्ग्यूमेंट और एंटी आर्ग्यूमेंट दोनों देखे। एंटी आर्ग्यूमेंट ये है ना कि नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो कास्ट है ना, कास्ट जो डिवीजन है उसको बढ़ावा मिलता है। ओके। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन क्या हो सकता है इसमें, कंक्लूजन ये है कि भैया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो डीपली इनग्रेन्ड है प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब बहुत अत्यधिक गहराई में निहित समस्या है। अगर इसका सॉल्यूशन लेना है ना तो सरकार को स्थायी समर्पित हस्तक्षेप की आवश्यकता है, बिल्कुल है। गवर्नमेंट को भाई इंटरवेंशन करने पड़ेंगे भाई, हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। और ऐसे हस्तक्षेप सिर्फ ऐतिहासिक न्याय को सुधारने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी नागरिकों की समानता, न्याय और मानवाधिकार के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भले ही वो किसी भी जाति से आते हो, किसी भी उनकी जो सोशल बैकग्राउंड वो कैसा ही हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कोई अपर कास्ट का हो चाहे कोई लोअर कास्ट का हो, तो सबके लिए जो न्याय, समानता, मानवाधिकार, ये सब सबके लिए बराबर है। तो एक क्वेश्चन है मेन से कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डीपली इनग्रेन्ड है, डीपली इनग्रेन्ड प्रॉब्लम इन इंडिया। एक कास्ट बेस्ड सर्वे में बिकम ए स्टेप टू प्रमोट बेटर सॉल्यूशन, क्रिटिसाइज इन योर ओन वर्ड। अच्छा देखो, क्रिटिसाइज और एक अगर हिंदी में लिखा हुआ है इसकी आलोचना में शब्दों में कराओ, तो क्रिटिसाइज में आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों व्यूज पर बात करनी है। ओके। तो सिर्फ आलोचना आलोचना नहीं बतानी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करनी है। ओके। तो ये यहाँ पर इससे रिलेटेड जो हमारा डिस्कशन था वो खत्म होता है। आगे बात करते हैं एक टॉपिक की, वो है रिमोट वोटिंग। अच्छा, हम लोग बात करते हैं रिमोट वोटिंग है क्या। रिमोट वोटिंग है इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम। ओके। रिमोट ईवीएम की बात करते हैं तो ये है क्या। अच्छा देखो, इन 2022 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था कि रिमोट ईवीएम होनी चाहिए। ओके। रिमोट ईवीएम की बात करें, सॉरी ईवीएम नहीं, रिमोट ईवीएम। ओके। तो एड्रेस करने के लिए किसको, इश्यूज जो हो रहे हैं डोमेस्टिक माइग्रेंट। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि मान चलो कोई यूपी से काम की तलाश में दिल्ली आ गया, तो यहीं पर रहने लगे, तो माइग्रेंट हो गए। ओके। काफी टाइम तक यहीं रह रहे हैं। अब वो क्या सोचेंगे कि यार यूपी में ना चुनाव आ रहा है, अच्छा वोट डालने जाएं या ना जाएं, अरे छोड़ यार अपना काम है, क्या करेंगे जाके वहां पे। तो वो वोट डालती नहीं है भाई, अपने वहीं पर रहते हैं। बहुत सी जगह हैं ऐसे, कोई मुंबई में है, कोई कहाँ है, कोई कहीं है, बिहार वाले हैं, कोई वेस्ट बंगाल चले गए, कोई कहाँ, वहां पर वोटिंग वगैरह करते नहीं है। ठीक है। अगर इसका एक डाटा दिखाऊं तो इलेक्शन 2019 की बात करें तो 67.4%, 67.4% वोटर टर्नआउट, मतलब इतने वोट गिरे ही नहीं भाई, मतलब 30 करोड़ इलेक्टर्स जो उन्होंने वोट ही नहीं किया भाई। ओके। अब तो कितनी बड़ी मतलब डाटा है जो उन्होंने वोट ही नहीं किया है। सेंसस 2011 का सेंसस है वो दिखाता है कि 45.36 करोड़ माइग्रेंट्स, 45.36 करोड़ माइग्रेंट्स इन इंडिया। माइग्रेंट मतलब किसी न किसी स्टेट में, कोई कहीं स्टेट में, कोई किसी स्टेट में है।
जिनमें से 75% माइग्रेंट्स ड्यू टू मैरिज, या तो शादी की वजह से गए हैं या फिर फैमिली रीजंस की वजह से माइग्रेट हुए। और 85% माइग्रेंट्स विद इन स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर किसी जॉब की वजह से या किसी काम की वजह से ऐसे माइग्रेट हुए। ओके, ये एक डाटा है। ओके, अब देखो वही एक रीजन निकलता है कि वाई पीपल अनविलिंग टू वोट, क्यों वो वोट नहीं करते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि भैया वो वोट कर ही नहीं रहे, क्यों नहीं करे भाई। और उस चीज को लेकर भी एक एक यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि एक तो है कि अर्बन एपैथी, मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि भैया जो शहर में रहने वाले लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि अरे यार काम है ये है क्या ही वोट करना, अरे छोड़ो यार कोई लगाव है नहीं, अरे छोड़ो अपना काम करते हैं, क्या ही कुछ हो जाएगा, रहने देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अर्बन एपैथी जो अर्बन लोगों के प्लॉट में। ओके, फिर बात करते हैं एक यूथ एपैथी। यूथ जो है वो अपनी लाइफ बनाने में व्यस्त है भाई। अब क्या है, आज भाई इलेक्शन की वोट है, अच्छा हाँ, अरे नहीं यार आज तो मैं गर्लफ्रेंड से मीटिंग है मेरी, वहां जाना है मुझे, अरे छोड़ ना यार क्या ही वोट देना है, कोई कर थोड़ ना जाएगी, अरे छोड़ नहीं देते हैं। तो यूथ की प्रॉब्लम है, ना ही उन्हें कोई लगाव है कि अरे क्या है, आएगा आ जाएगा, नहीं आए बताओ, छोड़ो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये हो गई यूथ की प्रॉब्लम, यूथपैथी। और एक है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब अब भैया माइग्रेशन हो गया है कहीं से, तो वो है कि भैया कहीं वोट, अरे छोड़ यार क्या ही वोट देना, अब मैं वहां जाऊंगा यहाँ चल के। अब सोचो बिहार के बंदे हैं जो अगर यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, अब वो 2 दिन लगा के तो वहां जाएंगे, इतनी बड़ी टिकट करा के 2 ढाई दिन लगेंगे फिर वहां स्पेशल वोट देने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो इसी चीज के लिए जाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर है इस चीज में कि वो नहीं जाते हैं भाई। ओके, अब वो जा नहीं रहे हैं। अब ये देखो, ये तो हमने प्रॉब्लम देख ली। अब चैलेंज क्या है, क्या चुनौतियां, अगर मैं रिमोट वोटिंग अगर मैं कहीं करता हूँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि भैया रिमोट वोटिंग है क्या, ये है कि भैया अब मान चलो दिल्ली के अंदर रिमोट वोटिंग कराई जा रही है अलग अलग स्टेट्स की। मान चलो कुछ बंदे हैं जो यूपी से हैं, कुछ बंदे हैं वेस्ट बंगाल से हैं, कुछ हैं जो बिहार से हैं। ओके, तो वहां पर अलग अलग पोल्स यूथ बूथ बना दिए जाएंगे कि भैया ये यूपी वालों का है, ये बिहार वालों का है, और ये वेस्ट बंगाल वालों का है। ओके, और ये बिहार वालों का है। ओके, अब वहां पे रिमोट वोटिंग का सीधा सा मतलब है कि भैया आप जिस जगह पर रह रहे हो ना, माइग्रेंट बन के आए हो दिल्ली से ही, तो दिल्ली में रहकर ही आप अपने बिहार में वोट कर सकते हो। ठीक है, जिसको आप वोट देना चाहो, वेस्ट बंगाल में वोट कर सकते हो। ओके, जहां वोट करना चाहो वहां वोट कर सकते हो। ओके, तो ये है रिमोट वोटिंग। अब इसका चैलेंजेस क्या है, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि ये चीज अगर बना दिया है कि उसकी कोई चुनौतियां नहीं है, तो इसकी चुनौतियां हैं। तो क्या है, एक तो है कि हु इज डोमेस्टिक माइग्रेंट। अच्छा, एक अगर डिसाइड करना पड़े कि भाई डोमेस्टिक माइग्रेंट जो माइग्रेंट है, जो एक जगह दूसरी जगह गया है, ठीक है, घरेलू, तो वो कौन है, ये डिसाइड करना है। एक है ड्यूरेशन ऑफ माइग्रेशन। अच्छा, कितने टाइम पहले, अब मान चलो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं एक दिन पहले चला गया, अब मैं बोल दूं मैं तो माइग्रेंट हूँ, तो क्या कोई एक ड्यूरेशन है, कोई टाइम लिमिट है कि कितने टाइम पहले के माने जाएंगे कि ये माइग्रेंट है या नहीं है। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एट रिवेन्यू लोकेशन, रिमोट लोकेशंस, जैसे अगर हम बूथ वगैरह पर वोटिंग वगैरह करते हैं, ओके, तो वहाँ कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो क्या रिमोट लोकेशंस जो है, रिमोट वोटिंग जहाँ पर कराई जा रही है, क्या उनके भी कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या नहीं है, उस चीज के ऊपर बात, इसका एक चैलेंज है। फिर है, कोई एक्यूरेट डाटा भी तो नहीं है माइग्रेशन का कि कितने लोग माइग्रेंट हुए। ठीक है, ये चैलेंजेस हो गए रिमोट वोटिंग के। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक
खबर आई है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, कि भैया इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है इनको लेकर कुछ इशू चल रहा है, कि टाइम लिमिट को लेकर या पर फाइनेंस बिल कुछ इस तरह से कुछ इंक्लूड करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड, तो हमें जो मेन चीज ये है कि भैया इलेक्ट्रोल बॉन्ड है क्या और ये किस चीज से रिलेटेड है। अभी इसमें सुनवाई है नहीं, बाकी है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन अभी बाकी है अभी। ठीक है, डेट आगे बढ़ा दी है, तो जैसे भी कुछ होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हमारे लिए यही जरूरी है कि भैया इलेक्ट्रोल बॉन्ड है क्या। आप ये देखो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की एक आप स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हो, ये उसकी एक कॉपी है, कैसे कैसे होता है। ओके, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड मेनली है क्या, कि ये एक तरह का बॉन्ड होता है। आप किसी भी पार्टी को, मान चलो मैं किसी पार्टी को अगर फंडिंग करना चाहूं और मैं चाहता हूं भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है, सीक्रेट सीक्रेट रहना चाहिए सारा कुछ। तो भाई मैं ये लिया, मैंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया, और मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड को सीधा कैश में नहीं खरीद सकता, मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे। अकाउंट, और ये देगा कौन, एसबीआई इशू करता है, ओनली ऑन एसबीआई, और कोई बैंक इशू नहीं करता, ओनली ऑन एसबीआई इशू करता है। ओके, तो जिस दिन मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड इशू करा लूंगा, ठीक है, इसकी जो वैलिडिटी है उसके बाद, इशू कराने के बाद 10 देर तक रहेगी, इशू कराने के बाद 15 डेज तक, सॉरी, जिस दिन मैंने खरीदा है वो उसके 15 दिन बाद तक, 15 दिन तक उसकी जो है वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद वो कोलैप्स हो जाए, खत्म हो जाए। उसी 15 दिन के अंदर अंदर मुझे वो देना है, और उसी दिन के अंदर अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें वो अपने अकाउंट में डाल के वो पैसे ले लेने हैं। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब कब होगा ये, कब निकाले जाते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ये निकाले जाते हैं जब भी कोई क्वार्टर शुरू होता है। आप पढ़ा होगा कि भाई ईच क्वार्टर, 3 क्वार्टर होते, दी 4 क्वार्टर होते हर 3 3 महीने के। तो हर क्वार्टर के फर्स्ट में, मतलब 10 दिन पहले, ईच क्वार्टर, उससे 10 दिन पहले ये इशू करे जाते हैं। ओके, और इसे खरीद कौन सकता है। अब देखो, मेन चीज ये है कि इसे कौन कौन खरीद सकता है। बहुत बार लोग दिमाग में आता होंगे अरे भाई बाहर से भी तो फंडिंग आ रही है, बाहर वाले लोग भी तो खरीद सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो या तो इंडियन सिटीजन हो या फिर कंपनी हो जिसने रजिस्टर, जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, वो कंपनी इसे खरीद सकती है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स कांट बी बॉट एनोनिमसली और डायरेक्ट विद कैश, हम इसे कैश में नहीं खरीद सकते ना। ओके, इसे हम कैश में नहीं खरीद सकते। दीज कैन डोनेट, अगर मैं कोई पार्टी को अगर इसे दे भी रहा हूं ना, तो भैया मैं उस पार्टी को दूंगा जिस पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत अपने जो वोट्स हैं 1% से ज्यादा सिक्योर किए। ओके, सिक्योर 1% ग्रेटर देन वोट्स पोल्ड, जो पोलिंग हुई है ना उसमें 1% से ज्यादा इन लास्ट लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस में। ओके, और वैलिडिटी की बात करूं तो वैलिडिटी कब तक है, इसकी वैलिडिटी है ओनली 15 डेज। ये मैंने बता दिया, विद इन डेट डे बायर को डोनेट करना है, और जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे डिपॉजिट कर लेना एसबीआई करंट अकाउंट में, एसबीआई के करंट अकाउंट में। ओके, एसबीआई के करंट अकाउंट में, और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा भैया, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, करेक्टरिस्टिक्स एक तो है कि ये पेपर या फिजिकल फॉर्मेट में है। दूसरा है बियरर इंस्ट्रूमेंट है। बियरर इंस्ट्रूमेंट कैसे, कि डोनर और जो रिसिपिएंट है, जो इसे दे रहा है और जो ले रहा है, उसके नाम इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तीसरा प्रोमिसरी नोट है, मतलब प्रॉमिस किया है भैया ट्रांसफर मनी होगी होगी बैंक अकाउंट से होगी जब ले लिया तो। इंटरेस्ट फ्री है, और इसे किसी हम थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकते। ओके, तो ये इस चीज को लेकर है। अच्छा, ये जो चीज है ना कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर उसे 1% से ज्यादा वोट्स, सीट्स वगैरह जो है, उस पॉलिटिकल पार्टी ने सीट्स वगैरह सिक्योर की है अपनी लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन, जो अभी अभी करंट में हुआ है, लास्ट जो हुआ है। मान चलो अगर अब जो 2024 में होगा, ठीक है, उसके लिए फंडिंग चाहिए, तो 2019 का जो लेटेस्ट हुआ था ना, 2019 में उसे 1% से ज्यादा वोटिंग वगैरह मिली हुई। ओके, उस तरह का सिस्टम है ये। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर हमारी जो न्यूज है वो फिनिश होती है। अब यहाँ पर कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जिन पर अब चर्चा करनी है। वो ये है कि एक तो है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें क्या है, ग्लोबल
हंगर इंडेक्स, एक तो है ग्लोबल। तो इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है कितनी, 111 बाई 125 कंट्री। ओके, ऑन ए स्कोर ऑफ 28.7, 28.7 स्कोर है आउट ऑफ 100। अच्छा, अब इसमें 100 है तो इसमें एक चीज ये भी है कि अगर आपका स्कोर जीरो है ना, तो जीरो बेटर स्कोर है। ओके, जिसका मतलब है कि कोई हंगर नहीं है। ओके, और अगर 100 स्कोर आ गया आपका, तो 100 स्कोर का मतलब है बहुत खराब। ओके, अब इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालने के लिए हमें चार इंडिकेटर्स को फॉलो करना पड़ता है भाई। चार इंडिकेटर हम देखते हैं। पहला तो है मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर, कि जो हंगर है वो कैसा है, उसका मल्टी डायमेंशनल नेचर देखेंगे, उस प्रकृति कैसी है। दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, ओके, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन सब चीजों को हम देखना है। ओके, ये था ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अच्छा, एक चीज और आई है, वो है फास्ट चेक यूनिट। फास्ट चेक यूनिट क्या है, ये आइडेंटिफाई फेक न्यूज। अच्छा, आजकल जो चीजें हैं वो फेक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो फेक न्यूजों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ये सच है क्या ये झूठ है, तो उसके लिए हमने फैक्ट चेक यूनिट ये बनाई है। ओके, दूसरा है कि 8 फुट स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी अनवील्ड की गई है साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म के अंदर। ओके, वहां पर जो उन्होंने, वहां के जो लोग थे उनके लिए जो वकालत, उनके लिए जो उन्होंने संघर्ष किया था, उस चीज की याद में वहां पर 8 फुट ऊंची महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसको बनाया गया है। ओके, साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म के अंदर। ओके, एक चीज होती है ये फोनो, ये होता है फोनोटेक्सिस। ये फोनोटेक्सिस क्या है, ये फोनोटेक्सिस है कि मूवमेंट बाई एन एनिमल, मूवमेंट बाई एन एनिमल इन रेस्पॉन्स टू ए साउंड। अच्छा, अगर कोई एनिमल है, कोई कीट है, कोई जानवर है, कोई, ठीक है, इन्होंने अगर कोई साउंड सुनी है, कोई ध्वनि सुन रही है, तो उसको लेकर इनका मूवमेंट कैसा है। तो ये जो मूवमेंट होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव तो ये है कि भैया कि मूवमेंट टूवर्ड्स साउंड, और पॉजिटिव है तो मूवमेंट जो है साउंड्स की तरफ जाएगा, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, और अगर मूवमेंट्स नेगेटिव है तो भैया मूवमेंट जाएगा, और अगर मूवमेंट्स नेगेटिव है तो मूवमेंट्स अवे फ्रॉम साउंड, तो दूर है साउंड से फिर। ओके, पॉजिटिव है तो पास, नेगेटिव है तो दूर। आप खुद समझो, नेगेटिव चीजों से दूर रहना चाहिए, बस उसी से याद कर लो। अच्छा, अभी अभी हमने कुछ चीजें सुनी कि भैया यूक्रेन, सॉरी, इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर को लेकर जो युद्ध जो चल रहा है, तो उसमें हमारे इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन अजय। ओके, तो ऑपरेशन अजय किस चीज को लेकर है, टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम इजराइल और पैलेस्टीन। इजराइल पैलेस्टीन जो हमारे लोग फंसे हुए हैं ना, उनको निकालने के लिए है भैया ऑपरेशन अजय। अब ये तो हो गया ऑपरेशन अजय। अच्छा, और भी ऑपरेशन हैं जो इस साल के ही हैं। ऑपरेशन कावेरी, कहाँ से, सूडान से। ऑपरेशन दोस्त, ये कहाँ से था, ये था तुर्की और सीरिया में फंसे हुए थे। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा जो है रशिया और यूक्रेन, ये 2022 जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध था। और वंदे मातरम, ये तो कोविड पैंडेमिक के टाइम पर चला था, ओके, 2020 में। तो ये कुछ ऑपरेशन है, आप याद रख सकते हैं। ओके, अब एक चीज और है कि नोबेल प्राइज। अब कुछ नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं कि नोबेल प्राइज मिले हैं कुछ लोगों को। अच्छा, ये जो मैंने जो चीजें लिखी है ना, केमिस्ट्री, मेडिसिन और पीस प्राइज, लिटरेचर या फिजिक्स, हो सकता है और भी किसी चीज में किसी को मिला हो। तो मेनली ज्यादातर जो पूछते हैं ना एग्जाम में, वो इन्हीं सब चीजों से पूछते हैं। केमिस्ट्री हो गया, या तो कोई पीस प्राइज को लेकर पूछ देगा। तो अगर आपको और भी कहीं से मिले तो आप उसे एक्स्ट्रा पॉइंट बनाकर नोट कर सकते हैं। ओके, तो केमिस्ट्री में जो प्राइज मिला है नोबेल प्राइज, वो 3 लोगों को मिला है। ओके, और किस चीज को लेकर ये प्राइज मिला है, क्वांटम डॉट्स को लेकर। क्या है क्वांटम डॉट्स, वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स हैं, पिक्यूलर प्रॉपर्टीज हैं, जिनका यूज किया जाएगा न्यू एज, जो अभी लेटेस्ट एज की जो एलईडी है ना स्क्रीन, जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, जो हाई स्पीड वाले कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें जो एलईडी स्क्रीन होती हैं उसमें यूज किया जाएगा इसका। ओके, बहुत स्मॉल छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। अगर मेडिसिन की बात करूं तो मेडिसिन में 2 लोगों को मिला है। और किस मेडिसिन को लेकर, एमआरएनए कोविड वैक्सीन को लेकर ये बनाई है उन्होंने।
ओके। पीस प्राइज में नरगिस मोहम्मदी। लिटरेचर में है नॉर्वे जॉन फॉसे, और ये उनकी बुक है सेप्टोलॉजी। ओके। और फिजिक्स के अंदर देखा जाए, फिजिक्स के अंदर 3 लोगों को मिला है, किस चीज को लेकर? एटो सेकेंड्स को लेकर। एटो सेकेंड्स है क्या? ये है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर, इलेक्ट्रॉन की स्टडी के लिए। मतलब कम से कम माइनर लेवल पर जो स्टडी की जाती है ना, उस स्टडी को हम आसान कर सकते हैं इससे, एटो सेकेंड्स के अंदर। और ये एटो सेकेंड है क्या? ये है 1 क्विंटिलियंथ ऑफ ए सेकेंड। एक सेकंड का 1 क्विंटिलियन पार्ट जो है, मतलब 1 बिलियन ऑफ ए नैनो सेकेंड। आप खुद सोचिए कि किस क्या है ये, मतलब किस लेवल पर स्टडी करेंगे, किस लेवल पर। नैनो सेकंड का भी 1 बिलियंथ पार्ट है एटो सेकंड। ओके। तो यहाँ पर हमारे जो करंट अफेयर्स था जो वीक का, तो यहाँ पर ये फिनिश होते हैं। आई होप कि आप अच्छे समझ गए होंगे। पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी पहले ही क्लास के स्टार्टिंग बता चुका हूँ। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, हेमंत जाखड़ के नाम से है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओके। और लास्ट में जाते हुए एक चीज़ कि वीडियो अगर अच्छी लगे और लगे कि भाई शेयर करनी चाहिए और दोस्तों को भी, और इधर उधर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो समझ में आए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से वीकली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और अच्छे से रिवीजन करें और क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। थैंक यू।